में ठसाठ से भरी भीड़ की कोई परवाह नहीं की और न ही अभी अभी मचे हंगामे पर कोई प्रतिक्रिया दी। वह सीधे मुख्य विषय पर आया। आज की क्लास पहले जैसी ही रहेगी, बुनियादी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने का अभ्यास। आज मैं कुछ चुने हुए छात्रों को और भी अधिक तीव्रता वाले बर्फ अग्नि दबाव का सीधा अनुभव कराऊंगा, ताकि वे अत्यधिक तनाव के बीच अपनी अंतिम सीमाओं को महसूस कर सकें। अपनी बात पूरी करते ही उसकी नजर सबसे पहले झू झुकिंग पर पड़ी। झू झुकिंग। झू झुकिंग तुरंत अपनी जगह से उठी और क्लास के आगे बने खाली स्थान पर आकर खड़ी हो गई। तुमने कल रात ही मेडिसिनल बात लिया है और तुम्हारा शरीर अभी ठीक होने के दौर में है। आज का दबाव और भी ज्यादा भयानक होगा, जिसका मकसद तुम्हारी साधना को पक्का करना और छिपी हुई ताकतों को जगाना है। क्या तुम इसकी कोशिश करना चाहती हो? अगर तुम्हें ठीक न लगे तो जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। झू झुकिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उस्ताद, मैं तैयार हूं, मैं इसकी कोशिश करना चाहती हूं। बयले ने संतोष के साथ सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। अपना मार्शल सोल जगाओ और अपना ध्यान एकाग्र करो। झू झुकिंग की हेल कैट। आत्मा तुरंत प्रकट हुई और उसके चारों ओर 2 येलो सोल रिंग्स तैरने लगीं। अगले ही पल रोज के मुकाबले कहीं ज्यादा भयानक और बेदखल कर देने वाली बर्फ अग्नि की ऊर्जा एक अदृश्य घेरे की तरह झू झुकिंग पर हावी हो गई। भीषण ठंड और भीषण गर्मी उसके शरीर को पागलों की तरह अंदर ही अंदर झकझोरने लगी। झू झुकिंग का शरीर कांप उठा, उसका चेहरा एक पल में पीला पड़ गया और माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। लेकिन उसने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और अपनी पीठ को सीधा तानकर खड़ी रही। वह उस भयानक दबाव को सहने की पूरी कोशिश कर रही थी। 5 सांसें, 10 सांसें, 15 सांसें और अंत में 20 सांसों तक सहने के बाद ही बैले ने धीरे से उस दबाव को वापस खींचा। झू झुकिंग का शरीर डगमगाया और वह लगभग गिरने ही वाली थी, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभाल लिया। इस समय वह पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनूठी और साफ चमक तैर रही थी। वह साफ महसूस कर सकती थी कि उसके शरीर में सोल पावर का बहाव अब पहले से कहीं ज्यादा सहज और सुचारू हो गया है। बहुत बढ़िया। अपनी सीट पर जाकर ध्यान लगाओ। बैले की तारीफ संक्षिप्त लेकिन असरदार थी। इसके बाद बैले ने बारी बारी से शियाओवू, निंगरोंगरोंग और कुछ अन्य होनहार छात्रों को आगे बुलाकर इस दबाव का अनुभव कराया। हर एक छात्र के लिए उसकी क्षमता के हिसाब से दबाव को बिल्कुल सटीक तरीके से तय किया गया था। कोई छात्र केवल 3 सांसों तक ही टिक पाया, वहीं एडवांस्ड क्लास का एक घमंडी सोल ग्रैंड मास्टर भी केवल 6 सांसों में डगमगाकर पीछे हट गया, जिसके बाद उसकी आंखों में बैले के लिए रत्ती भर भी अनादर नहीं बचा था। क्लास खत्म होने तक जिन जिन छात्रों ने इसका अनुभव किया था वे पूरी तरह से थक चुके थे, लेकिन सबकी आंखें चमक रही थीं और उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया था। बाकी दर्शक छात्रों के दिल में भी बैले के सटीक नियंत्रण और इस अनूठे प्रशिक्षण के प्रति गहरी श्रद्धा जाग उठी थी। क्लास की घंटी बजते ही बैले ने होमवर्क दिया और मुड़कर चला गया। झू झुकिंग ध्यान पूरा करके अपने साथियों के साथ क्लास से बाहर निकली, जहां चारों तरफ से उसे उत्सुकता और ईर्ष्या भरी नजरें देख रही थीं। जल्द ही दोपहर हो गई। लियू एरलॉन्ग के सादे दफ्तर में फ्लैंडर्स ने अपना चश्मा ठीक करते हुए सामने खड़े बच्चों को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम लोग इतनी जल्दी में हमें यहां बुला लाए हो, कोई अच्छी खबर है क्या? प्रिंसिपल, मास्टर यू शियाओगंग। एरलॉन्ग मैम, झुकिंग लेवल 30 पर पहुंच गई है, शियाओवू ने सबसे पहले उत्साह में कहा। लियू एरलॉन्ग की भौहें उठीं और उसकी आंखों में तारीफ का भाव आया। इतनी जल्दी? सचमुच स्पीड अटैक टाइप की होनहार छात्रा है। ग्रैंड मास्टर ने भी धीरे से सिर हिलाया। लेवल 30 का अटकाव हालांकि बहुत मुश्किल नहीं होता, फिर भी इसके लिए सही समय और मेहनत की जरूरत होती है। अब जब ब्रेक थ्रू हो ही गया है तो तीसरा सोल रिंग हासिल करना ही सबसे पहला काम होना चाहिए। फ्लैंडर्स, तुम बताओ कब निकलने का प्लान बनाना है? फ्लैंडर्स ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा। 2 दिनों में निकल सकते हैं। सनसेट फॉरेस्ट यहां से पास है, उस पर विचार किया जा सकता है। वैसे झुकिंग कहां है? उसे भी बुला लो ताकि मिलकर सलाह की जा सके। दाई मुबाई एक कदम आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर थोड़े उलझे हुए भाव थे। झुकिंग शायद सोल रिंग हासिल करने को लेकर कुछ अलग सोच रखती है। अलग सोच? लियू एरलॉन्ग ने हैरानी से पूछा। तांग सान ने अपनी शांत आवाज में बात आगे बढ़ाई। झुकिंग ने बीती रात आधिकारिक तौर पर बाइली सर को अपना मास्टर चुन लिया है और उसका यह ब्रेक थ्रू मुख्य रूप से बय सर के दिए गए विशेष मेडिसिनल बात की वजह से हुआ है। तीसरे सोल रिंग के मामले में उसका कहना है कि वह पहले अपने उस्ताद की योजना सुनना चाहती है। उसने बाइले को अपना उस्ताद बना लिया। फ्लेंडर और लियू एरलॉन्ग दोनों एक साथ चौंक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यू शियाओगांग की आंखें, जो हमेशा किसी गहरी सोच में डूबी रहती थीं, पल भर में तीखी और सतर्क हो गईं। उनकी भौहें तन गईं। रातों रात मेडिसिनल बात के दम पर सीधे लेवल 30 तक पहुंच जाना, यह बात उनकी बनाई मार्शल सोल की 10 मूल थ्योरीज के दायरे से पूरी तरह बाहर थी। यह शरीर के ढांचे को अंदर से बदलने जैसी गहरी बात थी, जो उनके शोध के लिए बेहद सम्मोहक और आकर्षण से भरी चीज थी। फ्लैंडर्स जल्द ही होश में आया, उसकी आंखों में चमक कौंधी। उस्ताद, चुनना किसी का निजी फैसला है। भले सर बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास सचमुच अनोखे तरीके हैं। हालांकि सोल रिंग हासिल करना बहुत बड़ा काम है और इसका असर किसी भी सोल मास्टर के पूरे भविष्य पर पड़ता है। अब जब झुकिंग बैले की शिष्या है तो उसके उस्ताद होने के नाते उन्हें भी इस प्लानिंग में शामिल होना चाहिए। लियू एरलॉन्ग ने बिना देर किए सिर हिलाया। फ्लैंडर्स, शियाओगांग, क्यों ना इसी मौके पर बैले सर को यहां बुला लिया जाए। इससे एक तो झुकिंग के तीसरे सोल रिंग के बारे में चर्चा हो जाएगी और दूसरी बात उनकी उस अनोखी ट्रेनिंग तकनीक के बारे में बात हो सकेगी। अगर वह तरीका और भी छात्रों पर लागू किया जा सके तो यह हमारी अकादमी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। यू शियाओगांग ने कुछ पल सोचा और धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, उनकी थ्योरी शायद मेरी कुछ कमियों को पूरा कर सके। आपस में विचार विमर्श करने में कोई हर्ज नहीं है। तो फिर यही तय रहा। फ्लैंडर्स ने तुरंत बात पक्की की। रोंग रोंग, तुम जाकर उन्हें बुला लाओ।
उनसे कहना कि हम जूकिंग के तीसरे सोल रिंग के सिलसिले में बात करना चाहते हैं और उनसे कुछ सलाह भी लेना चाहते हैं। मीटिंग यहीं एयरलॉन्ग के ऑफिस में होगी, यहाँ शांति रहती है। निंग रोंग रोंग की आंखों में उत्सुकता कौंध उठी और वह तुरंत हाँ कहकर बाहर दौड़ पड़ी। वह खुद भी इस रहस्यमयी बैले सर को लेकर काफी उत्सुक थी, इसलिए उनसे मिलने का मौका पाकर वह बेहद खुश थी। कुछ ही देर में उसने पीछे की पहाड़ी के रास्ते पर धीरे धीरे लौट रहे बैले को गांठ लिया। बै सर, जरा रुकिए। निंग रोंग रोंग दौड़ते हुए पास पहुंची। दौड़ने की वजह से उसके गोरे गाल हल्के लाल हो रहे थे। प्रिंसिपल, मास्टर और एयरलॉन्ग मैम आपको एयरलॉन्ग मैम के ऑफिस में बुला रहे हैं। वे जूकिंग के तीसरे सोल रिंग के बारे में चर्चा करना चाहते हैं और आपसे कुछ बातें सीखना व सलाह लेना चाहते हैं। बैले की आंखों में कोई हैरानी नहीं थी। खुलेआम शिष्य बनाना और उसके ब्रेक थ्रू के नतीजों को दिखाना, ये बातें अकादमी के बड़े अधिकारियों का ध्यान खींचने ही वाली थीं। उसने शांत भाव से सिर हिलाया। ठीक है, रास्ता दिखाओ। जल्द ही दोनों लियू एयरलॉन्ग के ऑफिस पहुंच गए। निंग रोंग रोंग दरवाजा खटखटाकर बाहर ही रुक गई। अब उस ऑफिस में केवल लियू एयरलॉन्ग, यू शियाओगांग और बाइले, ये तीनों ही रह गए। लियू एयरलॉन्ग ने खुद चाय का एक कप उंडेला और सीधे मुद्दे पर आई। भाई सर, हमने आपको यहां मुख्य रूप से दो बातों के लिए बुलाया है। पहली बात जूकिंग के तीसरे सोल रिंग को लेकर है। उसने लेवल 30 पार कर लिया है, इसलिए सोल रिंग हासिल करना बेहद जरूरी हो गया है। नियम के मुताबिक अकादमी के टीचर्स की टीम उसे जंगल ले जाती, लेकिन अब वह आपकी शिष्या है, इसलिए हम आपकी राय जानना चाहते हैं। यू शियाओगांग ने बात आगे बढ़ाई। जूकिंग के पहले दो सोल रिंग्स ने उसकी रफ्तार और हमले की ताकत को बढ़ाया है। मेरी थ्योरी के हिसाब से तीसरे सोल रिंग का सबसे बेहतरीन चुनाव रफ्तार और हमले के मेल को और मजबूत करना होगा, या फिर छिपने, कवच तोड़ने या हल्के नियंत्रण की क्षमता जोड़ना होगा। मेरे पास इसके लिए कुछ उपयुक्त सोल बीस्ट्स की लिस्ट है। बैले ने बिना बीच में टोके शांत होकर पूरी बात सुनी। उसने चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और कप नीचे रखते हुए शांत आवाज में कहा, जूकिंग के तीसरे सोल रिंग के बारे में मेरी योजना यह है कि मैं अभी उसे कोई सोल रिंग नहीं दिलाऊंगा। अभी नहीं दिलाएंगे? लियो एयरलॉन्ग चौंक गईं और उनकी भौहें तन गईं। बे सर, ब्रेक थ्रू के तुरंत बाद सोल रिंग हासिल करना एक सामान्य नियम है। इसमें ज्यादा देरी करने से उसकी बुनियाद पर असर पड़ सकता है, यहां तक कि उसकी सोल पावर की बढ़त भी रुक सकती है। यू शियाओगांग की आंखें अचानक बहुत तीखी हो गईं और वे थोड़ा आगे की ओर झुकते हुए बोले, भाई सर, कृपया इसकी वजह स्पष्ट कीजिए। लेवल 30 एक सोल मास्टर के अभ्यास की राह में एक बेहद अहम मोड़ होता है। तीसरे सोल रिंग की गुणवत्ता उसकी भविष्य की पूरी क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, इसलिए इसमें देरी करना किसी भी तरह से समझदारी नहीं है। क्या आपका वह विशेष तरीका सोल रिंग से मिलने वाली मार्शियल सोल की ताकत की जगह ले सकता है? बैले के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले। उसने बड़ी सहजता से जवाब दिया, जगह लेना नहीं, बल्कि उसे बेहतर तरीके से संभालने के काबिल बनाना है। मेरी योजना यह है कि जूकिंग के लेवल 30 तक पहुंचने के बाद वह कुछ महीनों तक मेरे तरीके से अपने शरीर की ताकत को तपाने और अपनी सोल पावर को और गाढ़ा करने का काम जारी रखेगी। इससे उसकी बुनियादी नींव और मजबूत होगी तथा उसकी सहन शक्ति व क्षमता में काफी इजाफा होगा। जब उसका शरीर और सोल पावर पर उसका नियंत्रण एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा, तब जाकर हम तीसरा सोल रिंग हासिल करेंगे। वह पल भर के लिए रुका और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिससे यू शियाओगांग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस समय उसके तीसरे सोल रिंग की उम्र का जो लक्ष्य मैंने तय किया है, वह 3000 साल से अधिक का होगा। 3000 साल से अधिक? यू शियाओगांग झटके से खड़े हो गए, अपनी कुर्सी से झटके से खड़े हो गए। उनका हमेशा शांत और सख्त रहने वाला चेहरा गहरे आश्चर्य और अविश्वास के कारण बुरी तरह हिल गया था। यह बिल्कुल असंभव है। वै सर, आप जूकिंग के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनकी आवाज में एक जल्दबाजी थी, जैसे उनकी अपनी थ्योरी पर किसी ने हमला कर दिया हो। सालों के शोध के बाद मेरे द्वारा बनाए गए सोल मास्टर सहन शक्ति सीमा नियम के अनुसार तीसरे सोल रिंग की अधिकतम उम्र लगभग 1700 साल के आसपास ही होती है। अगर इस सीमा को पार किया गया तो सोल रिंग के भीतर की हिंसक और बेकाबू ऊर्जा किसी भी सोल मास्टर की नसें तबाह कर सकती है, यहां तक कि उसके दिमाग को भी अपंग बना सकती है। कम से कम वह गंभीर रूप से घायल होकर अपाहिज हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा उसका शरीर मौके पर ही फट जाएगा। 3000 साल, यह थ्योरी की सीमा से बहुत बहुत ज्यादा है। ऐसा सफल होना नामुमकिन है। लियू एयरलॉन्ग ने भी गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। शियाओगांग बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोल रिंग को हासिल करना और उसे शरीर में सोखना जिंदगी और मौत का मामला है। इसे केवल अपनी कल्पनाओं या इच्छाओं पर नहीं छोड़ा जा सकता। तीसरे सोल रिंग के लिए 3000 साल का लक्ष्य बहुत ज्यादा खतरनाक है। इन दोनों के इतने कड़े विरोध के बावजूद बैले जरा भी विचलित नहीं हुआ। इसके बजाय वह हल्का सा मुस्कुराया। उस मुस्कान में पुरानी थ्योरीज की समझ और अपनी सीमाओं से परे जाने का एक अनोखा आत्मविश्वास था। मास्टर यू शियाओगांग की थ्योरी को जब मैंने पढ़ा था, तब मेरे दिल में उनके प्रति गहरा सम्मान जगा था। आम सोल मास्टर्स के लिए यह नियम किसी पत्थर की लकीर जैसा ही है, जो उनकी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी देता है। उसने पहले यू शियाओगांग की थ्योरी के मूल्य की सराहना की और फिर अपनी बात का रुख बदलते हुए कहा, हालांकि यह पूरी सीमा थ्योरी आम या थोड़े होनहार छात्रों के औसतन डेटा पर आधारित है, लेकिन जो सचमुच के अद्भुत प्रतिभावान या असाधारण लोग हैं, उनके लिए यह सीमा कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसे तोड़ा न जा सके। यू शियाओगांग ने अपनी भौहें कसकर भींच लीं। बैले की बातों से उन्हें थोड़ी असहजता महसूस हुई, मानो बैले ये इशारा कर रहा हो कि उनकी थ्योरी उतनी ऊंचे स्तर की नहीं है और वह दुनिया के सबसे बेहतरीन योद्धाओं को अपने दायरे में नहीं समेट सकती। बैले ने उनसे कोई सीधा झगड़ा नहीं किया, बल्कि उसने शांत नजरों से यू शियाओगांग की तरफ देखा और एक ऐसा सवाल पूछ डाला जिसने यू शियाओगांग का मुंह पल भर में बंद कर दिया।
मास्टर, आपके अपने प्रिय शिष्य तांगसान के तीसरे सोल रिंग की असली उम्र क्या है? क्या आप खुद इससे अनजान हैं? यू शियाओगांग का शरीर थरथरा उठा। उनके चेहरे पर एक न छिपने वाली शर्मिंदगी और उलझन के भाव तैर गए। वे बहुत अच्छे से जानते थे उस मैन फेस डेमन स्पाइडर की उम्र यकीनन 2000 साल से अधिक थी, और उस एक घटना ने उनकी अपनी बनाई थ्योरी की सीमा को पहले ही तोड़ दिया था। उनकी अपनी ही थ्योरी द्वारा तय की गई तीसरे सोल रिंग की सीमा को तोड़ चुका था। यह एक लोहे जैसा सच था, और उनकी अपनी ही थ्योरी का एक ऐसा पहलू था जिसकी वे कभी सटीक और सही व्याख्या नहीं कर पाए थे। यू शियाओगांग का चेहरा एक पल में बदलता देख बाइले ने अपनी बात धीरे धीरे जारी रखी। तांग सांड का सीमा पार करके सोल रिंग सोखना उसकी अपनी कुछ अनूठीताओं की वजह से था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या यह बात यह साबित नहीं करती कि जब किसी सोल मास्टर की बुनियादी क्षमताएं, इच्छा शक्ति और उसकी खासियतें एक खास स्तर तक पहुंच जाती हैं तो तथाकथित थ्योरी की सीमाओं को पार किया जा सकता है? यू शियाओगांग को संभलने का मौका दिए बिना बेले ने एक और बड़ा धमाका कर दिया। इसके अलावा मास्टर, आपको क्या लगता है मेरे पांचवें सोल रिंग की उम्र कितनी होगी? यू शियाओगांग और लियू एयरलॉन्ग दोनों की निगाहें तुरंत बेले पर टिक गईं। बेले ने बड़ी सादगी से कहा, मेरा पांचवां सोल रिंग लगभग 40,000 साल पुराना है। लगभग 40,000 साल? यू शियाओगांग के मुंह से जोरदार ठंडी सांस छूटी। उनकी थ्योरी के हिसाब से पांचवें सोल रिंग की अधिकतम सीमा लगभग 12,000 साल के आसपास होती है, और कुछ बेहद असाधारण योद्धा ही 15,000 साल तक पहुंच पाते हैं। लेकिन लगभग 40,000 साल, ये उनकी थ्योरी की तय सीमा से लगभग 3 गुना ज्यादा था। ये केवल सीमा को पार करना नहीं था, बल्कि उनकी पूरी थ्योरी का नामोनिशान मिटा देना था। लियो एयरलॉन्ग भी हैरान होकर मुंह बाएं देखती रह गईं। वे खुद बेले के साथ लड़ाई कर चुकी थीं और बहुत अच्छे से जानती थीं कि उसकी सोल पावर कितनी घनी ठोस और उसका शरीर कितना खौफनाक हद तक मजबूत था। अगर उसका पांचवां सोल रिंग सचमुच 40,000 साल पुराना था, तो जिस रास्ते पर वह चल रहा था और जिस तरीके का वह इस्तेमाल कर रहा था, वह सचमुच आम सोल मास्टर्स की समझ से पूरी तरह परे था। इस जिंदा मिसाल के सामने पारंपरिक सोच पर टिकी कोई भी थ्योरी कमजोर और बेअसर साबित हो रही थी। ऑफिस में काफी देर तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। यू शियाओगांग का चेहरा लगातार बदलता रहा। आखिरकार वे धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए। उनके होंठ कसकर बिंचे हुए थे और वे एक शब्द भी न बोल सके। उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत से बनाई गई थ्योरी में पहले तो उनके अपने ही शिष्य तांग सान के वाकये से, और फिर इस रहस्यमयी बेले सर ने जिंदा सच दिखाकर एक ऐसा छेद कर दिया था जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यह झटका उनके लिए बहुत बड़ा था। लियो एयरलॉन्ग से यह सब देखा नहीं गया। उनके दिल में टीस उठी और वे युशियाओगांग के पास जाकर धीमी आवाज में उन्हें दिलासा देने लगी, गांग जी, दिल पर मत लो। भाई सर ने भी तो कहा कि उनका तरीका शायद बहुत ही गिने चुने और खास लोगों के लिए ही है। तुम्हारी थ्योरी आज भी ज्यादातर सोल मास्टर्स के लिए एक बेहद अहम और जरूरी मार्गदर्शन है। यू शियाओगांग ने सिर उठाकर लियो एयरलॉन्ग की आंखों में बेझिझक झलकता प्यार और फिक्र देखी। उनके दिल का बोझ थोड़ा हल्का तो हुआ, लेकिन वे फिर भी उदास थे और उन्होंने केवल धीरे से अपना सिर हिलाया। उन्हें थोड़ा शांत होते देख लियो एयरलॉन्ग बेले की तरफ मुड़ी। उनकी आवाज में अब फिर से एक प्रिंसिपल वाली दृढ़ता लौट आई थी। भाई सर, अब जब झुकिंग औपचारिक रूप से आपको अपना उस्ताद मान लिया है, तो हम स्वाभाविक रूप से आपकी शिक्षण योजना का सम्मान करते हैं। उसके तीसरे सोल रिंग के मामले में आपकी योजना के अनुसार ही काम होगा। अकादमी की ओर से जो भी जरूरी मदद होगी वह दी जाएगी। अगर किसी उच्च स्तरीय सोल बीस्ट के शिकार में सहायता की जरूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। बाइली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। समझने के लिए धन्यवाद प्रिंसिपल लियो। तो फिर मैं अब और परेशान नहीं करूंगा। इसके बाद वह उठा, दोनों को दोबारा अभिवादन किया और फिर शांत कदमों से दफ्तर से बाहर निकल गया तथा धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज दूर होती सुन लियो एयरलॉन्ग ने राहत की सांस ली। वह यू शियाओगांग की तरफ मुड़ी और कुछ सांत्वना भरे शब्द बोलने ही वाली थी कि उसने देखा कि यू शियाओगांग भी सिर उठाकर उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में आभार और एक न छिपने वाली उलझन थी। साथ ही आंखों की गहराइयों में वह गहरा प्यार भी था, जो सालों तक साथ न छूटने के कारण और भी अटूट हो चुका था। दोनों की निगाहें मिलीं और हवा में एक खामोश अपनापन व हल्की सी उदासी घुल गई। लेकिन वे दोनों इस बात से बेखबर थे कि जिसे चले जाना चाहिए था वह भले इस वक्त दरवाजे के ठीक बाहर शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर एक चंचल और लगभग कोमल मुस्कान थी। उसकी पुतलियों की गहराइयों में एक बहुत ही सूक्ष्म, किसी सटीक गियर की तरह घूमने वाली रोशनी हल्की सी चमकी। पांचवां स्किल, टाइम स्टॉप। अचानक बैले को केंद्र बनाकर एक अदृश्य, बिना किसी रुकावट वाली और असाधारण शक्ति चुपचाप फैल गई। दरवाजे के अंदर और बाहर, गलियारे के अंत तक, खिड़की के बाहर हिलते हुए पत्ते, दूर से आती पक्षियों की धुंधली चहचहाहट, यहां तक कि दफ्तर के अंदर लियो एयरलॉन्ग की आंखों में झलकती हल्की सी कोमलता, यू शियाओगांग के चेहरे के उलझे हुए भाव और चाय के कप से धीरे धीरे उठता तथा अचानक जम गया भाप का धुआं, सब कुछ उसी एक पल में पूरी तरह से स्थिर हो गया। समय थम चुका था। बैले के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर बिना किसी रुकावट के उस बिना कुंडी लगे लकड़ी के दरवाजे को ढकेला और दोबारा दफ्तर के अंदर कदम रखा। सामने का नजारा किसी तराशे हुए अंबर की तरह जमा हुआ था। लियो एयरलॉन्ग कुर्सी पर बैठे यू शियाओगांग की ओर थोड़ी झुकी हुई थी। उसकी नजरें उत्सुक और केंद्रित थीं, जिनमें सालों से दबा प्यार और हमदर्दी भरी थी। वहीं यू शियाओगांग सिर उठाए उसकी ओर देख रहे थे। उनके हमेशा कठोर रहने वाले चेहरे पर इस समय संघर्ष, भावुकता, अपराध बोध और बेड़ियों को तोड़कर बाहर आने को बेताब यादें साफ झलक रही थीं। उनकी उंगलियां तो बिना होश के थोड़ी सी उठी भी हुई थीं, मानो वे बेहद करीब खड़ी लियो एयरलॉन्ग को छूना चाहते हों, लेकिन किसी पुरानी कायरता और झिझक के कारण बीच रास्ते में ही थमी हुई थीं। यह गहरे प्यार भरा दृश्य तड़प और झिझक से भरा नजर आ थमे हुए समय के भीतर एक अजीब और अनोखे नाटक जैसा लग रहा था।
बाइली ने कुछ सेकंड तक बड़े मजे से उन दोनों को देखा, जो मूल कहानी में अपने उलझे हुए रिश्तों के लिए जाने जाते थे। उसकी आंखों में सब कुछ समझ जाने का भाव चमका। इसके बाद वह सीधे लियू एरलॉन्ग की ओर बढ़ा। समय के पूरी तरह रुक जाने के बावजूद उसका वह समर्पित भाव उसी जगह जम गया था। झू झूकिंग की सादगी और निंग रोंगरोंग की मासूम चमक से अलग लियू एरलॉन्ग की खूबसूरती में एक दहकती हुई वाइल्डनेस थी। यहां तक कि पूरी तरह जम जाने के बाद भी उससे एक जबरदस्त जीवन शक्ति छलक रही थी। बैले थोड़ा नीचे झुका और उसने उसके बालों से आती धूप में तपे पेड़ पौधों जैसी गर्म खुशबू को महसूस किया। यह अग्नि तत्व वाले सोल मास्टर्स की अपनी एक खास महक थी। सचमुच मनमोहक है, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी लंबी उंगलियां लियू एरलॉन्ग के गालों को हल्के से सहलाने लगीं। यू शियाओगांग जैसे कायर के पीछे पड़ना तो किसी बहुमूल्य चीज को बर्बाद करने जैसा है। उसकी नजर लियू एरलॉन्ग की आंखों में जमी हुई गहरी मोहब्बत पर पड़ी और उसकी आवाज में एक अटूट फैसले की गूंज थी। अब से तुम सिर्फ मेरी हो। उसके दिमाग में एक हल्का सा विचार आया। उसकी इच्छा शक्ति के जरा से इशारे पर क्षेत्र के नियम बदल गए। समय अब भी रुका हुआ था, लेकिन लियू एरलॉन्ग की चेतना को उस थमे हुए समय से अलग कर दिया गया। वह अपने सामने सिर उठाकर खुद को देख रहे यू शियाओगांग को साफ देख सकती थी। वह सोच सकती थी, महसूस कर सकती थी, लेकिन अपने शरीर पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रह गया था। अगले ही पल पीछे से एक जोड़ी मजबूत बाहों ने उसकी कमर को कसकर जकड़ लिया। बैली ने कुछ सेकंड तक बड़े मजे से उन दोनों को देखा, जो मूल कहानी में अपने उलझे हुए रिश्तों के लिए जाने जाते थे। उसकी आंखों में सब कुछ समझ जाने का भाव चमका। इसके बाद वह सीधे लियू एरलॉन्ग की ओर बढ़ा। समय के पूरी तरह रुक जाने के बावजूद उसका वह समर्पित भाव उसी जगह जम गया था। झू झूकिंग की सादगी और निंग रोंगरोंग की मासूम चमक से अलग लियू एरलॉन्ग की खूबसूरती में एक दहकती हुई वाइल्डनेस थी। यहां तक कि पूरी तरह जम जाने के बाद भी उससे एक जबरदस्त जीवन शक्ति छलक रही थी। बैले थोड़ा नीचे झुका और उसने उसके बालों से आती धूप में तपे पेड़ पौधों जैसी गर्म खुशबू को महसूस किया। यह अग्नितत्व वाले सोल मास्टर्स की अपनी एक खास महक थी। सचमुच मनमोहक है, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी लंबी उंगलियां लियू एरलॉन्ग के गालों को हल्के से सहलाने लगीं। यू शियाओगांग जैसे कायर के पीछे पड़ना तो किसी बहुमूल्य चीज को बर्बाद करने जैसा है। उसकी नजर लियू एरलॉन्ग की आंखों में जमी हुई गहरी मोहब्बत पर पड़ी और उसकी आवाज में एक अटूट फैसले की गूंज थी। अब से तुम सिर्फ मेरी हो। उसकी इच्छा शक्ति के जरा से इशारे पर क्षेत्र के नियम फिर बदले। समय अब भी थमा था, लेकिन लियू एरलॉन्ग की चेतना को पूरी तरह से जगा दिया गया था। वह अपने सामने सिर उठाए खुद को देख रहे यू शियाओगांग को साफ देख सकती थी, सोच सकती थी, महसूस कर सकती थी, लेकिन अपने शरीर पर उसका जरा भी वश नहीं था। अगले ही पल पीछे से एक जोड़ी मजबूत बांहों ने उसकी कमर को कसकर जकड़ लिया। लियू एरलॉन्ग की धड़कनें पल भर के लिए थम गईं। कौन है यह? वह गुस्से से चीखना चाहती थी, अपने ब्लू आइज टायरेंट ड्रैगन की ताकत को जगाकर उस शख्स के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी सोल पावर बर्फ की तरह जमी पड़ी थी और वह अपनी एक उंगली तक नहीं हिला सकती थी। केवल उसकी चेतना और गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था। हरामी, नीच, कायर। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी जिल्लत नहीं सही थी। उसकी ड्रैगन फैमिली का गुस्सा इस गुस्ताख इंसान को राख कर देता, लेकिन तभी उसके अंदर एक कंप कंपा देने वाली ठंडक दौड़ गई। यह इंसान समय और दुनिया पर कब्जा कर सकता है। ऐसी अभूतपूर्व शक्ति। आखिरकार यह कौन है? क्या शियाओगांग की आंखों के सामने इतने सालों के इंतजार और इस मुश्किल से हुए मिलन के बीच एक अजनबी आदमी के हाथों सब कुछ इस तरह बर्बाद हो जाएगा? एरलॉन्ग, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो। इतनी खूबसूरत कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। एक अजनबी आवाज उसके कान के पास गूंजी, जिसमें जानबूझकर लाई गई एक भारीपन थी। न जाने कितना वक्त बीता, आखिरकार बैले ने अपनी पकड़ ढीली की। उसने लियो एरलॉन्ग के कपड़ों को ठीक किया और घूमकर दफ्तर से बाहर निकल गया। बैले के दिमाग में एक और विचार आया और दफ्तर के अंदर समय फिर से बहने लगा। लियो एरलॉन्ग का शरीर झटके से कांप उठा और उसके शरीर का नियंत्रण तुरंत वापस आ गया। उसने पलक झपकते ही पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। बस हवा में एक हल्की सी अजनबी महक तैर रही थी, जो उसकी अपनी नहीं थी। दफ्तर के अंदर लियो एरलॉन्ग का शरीर बुरी तरह डगमगाया। उसने पल भर में अपनी सोल पावर को संभालकर अपने शरीर को स्थिर किया। उसकी आंखों में एक खौफनाक गुस्सा और जानलेवा नियत उमड़ पड़ी। कौन है? बाहर निकलो! उसकी जबरदस्त सोल पावर दफ्तर में बेकाबू होकर फटने लगी। उसकी बेकाबू जबरदस्त सोल पावर पूरे कमरे में फैल गई, जिससे मेज पर रखे कागज हवा में उड़ने लगे। यू शियाओगांग इस अचानक हुए बदलाव से चौंक गए। एरलॉन्ग, क्या हुआ? लियो एरलॉन्ग ने तेजी से चारों तरफ देखा। दफ्तर में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन वह बर्फीला और घूरता हुआ एहसास इतना सच था कि उसकी रीढ़ में कंपी छूट रही थी। तुम्हारा चेहरा बहुत खराब लग रहा है। क्या तुम हाल ही में बहुत ज्यादा थक गई हो? यू शियाओगांग ने पूछा। लियो एरलॉन्ग ने केवल जबरन अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूं। शायद साधना में कुछ गड़बड़ हो गई थी, थोड़ा सिर घूम गया था। यू शियाओगांग ने अपनी भौहें भींची। जाहिर था कि उन्हें पूरी तरह यकीन नहीं हुआ था, लेकिन लियो एरलॉन्ग को ज्यादा बोलते न देखकर उन्होंने आगे पूछना ठीक नहीं समझा। तो तुम अच्छे से आराम करो, मैं चलता हूं। यू शियाओगांग को जाते हुए देखकर लियो एरलॉन्ग के चेहरे का शांत भाव पल भर में चकनाचूर हो गया। वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गई और उसके नाखून हथेली में गहरे ढंस गए। वह कोई वहम नहीं था। किसी ने एक ऐसे अनोखे तरीके से उसकी हर हरकत पर नजर रखी थी, जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और वह कौन था, उसका मकसद क्या था, वह कुछ नहीं जानती थी। तुम चाहे जो भी हो, वह धीमी आवाज में खुद से बोली। उसकी आंखों में गुस्से की भयानक आग जल रही थी। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी और इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। दफ्तर की इमारत से बाहर निकलते हुए यू शियाओगांग उलझन में रुक गए।
अभी दफ्तर के अंदर जो अजनबी महक पल भर के लिए महसूस हुई थी, उसने उनके दिल में बेचैनी पैदा कर दी थी। लेकिन ल्यू एयरलॉन्ग के बिगड़े हुए मूड को सोचकर उन्होंने आखिरकार एक ठंडी सांस भरी और मुड़कर चले गए। शाम का धुंधलका ढलने लगा था और लैंबा अकादमी में शांति छाने लगी थी। बाइले लाइब्रेरी से जानकारी जुटाने के बाद अपने निवास पर लौटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हॉल की सोल गाइडेड लाइट जल उठी। कुर्सी पर एक सीधी और शांत आकृति बैठी हुई थी। उसकी पीठ एकदम तनी हुई थी, मानो काफी देर से इंतजार कर रही कोई मूर्ति हो। वह झू झुकिंग थी। उसने काले रंग के टाइट ट्रेनिंग सूट पहने हुए थे। बाल पीछे सादगी से बंधे थे, जिससे उसकी गोरी गर्दन और साफ बनावट वाला चेहरा दिख रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही वह तुरंत उठी और दरवाजे की ओर मुड़ी। लाइट की रोशनी में उसकी बैंगनी आंखें आदर और लगन से चमक रही थीं। उस्ताद, उसने थोड़ा झुककर प्रणाम किया। उसकी ठंडी आवाज में उत्सुकता की एक हल्की सी झलक थी। बैले जरा भी हैरान नहीं हुआ। उसने पीछे मुड़कर दरवाजा बंद किया, हाथ में पकड़ी सोल बीस्ट्स की किताब रैपर पर रखी और धीरे धीरे चलकर हॉल में बैठ गया। बैठो। झू झुकिंग बिना किसी झंझक के बैठ गई। वह सोफे के सिर्फ आगे के एक तिहाई हिस्से पर बैठी थी, हाथ घुटनों पर रखे थे और उसकी नजरें पूरी तरह बैले पर टिकी थीं, मानो अगले आदेश का इंतजार कर रही हों। आज मेरी और ल्यू एयरलॉन्ग और मास्टर यू शाओगंग से बात हो गई है, तुम्हारे तीसरे सोल रिंग के बारे में। बाइले ने सीधे मुद्दे पर आते हुए शांत आवाज में कहा। मेरी योजना यह है कि अभी कोई सोल रिंग न लिया जाए। झू झुकिंग पल भर के लिए थोड़ा हैरान हुई, लेकिन उसने जरा सा भी सवाल नहीं उठाया। वह बस शांति से आगे की बात सुनने का इंतजार करने लगी। उसके इस आत्मनियंत्रण ने बैले की आंखों में तारीफ का एक भाव ला दिया। अगले 3 महीनों तक तुम्हें किसी भी क्लास में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पूरी ऊर्जा सिर्फ एक चीज पर केंद्रित होगी, शरीर को तपाना। उसने अपने सोल गाइडेड स्टोरेज डिवाइस से एक विस्तृत ट्रेनिंग प्लान निकाला और धीरे से उसे खोला। रोज सुबह वजन के साथ ताकत, रफ्तार और स्फूर्ति का अभ्यास होगा। साथ ही बर्फ अग्नि दबाव सहने का प्रशिक्षण चलेगा। दोपहर में मैं खुद तुम्हारे साथ आमने सामने व्यावहारिक मुकाबला करूंगा और शाम को आइज एंड फायर यिन यांग वेल के मेडिसिनल बाथ से शरीर को तपाना होगा। हर 3 दिन में मैं इस बात में अतिरिक्त जड़ी बूटियों के साथ अपने रक्त का विशेष प्रभाव मिलाऊंगा, ताकि तुम्हारी नसों, हड्डियों और मांसपेशियों की बनावट को नया रूप दिया जा सके। हर 7वें दिन एक छोटा टेस्ट होगा और हर 15 दिन में एक बड़ा असेसमेंट। 3 महीनों के बाद मुझे तुम्हारा शारीरिक स्तर अभी के मुकाबले कम से कम 10 गुना ज्यादा चाहिए। झू झुकिंग की बैंगनी आंखें उस प्लान पर घूमती रहीं और उसकी आंखों की चमक और तेज होती गई। इस ट्रेनिंग प्लान का कड़ापन उस हर एक अभ्यास से कहीं ज्यादा था जो उसने श्रेक अकादमी में झेला था। लेकिन उसके मन में रत्ती भर भी डर नहीं था। इसके बजाय उसे एक लंबे समय बाद वैसी ही गहरी उत्सुकता महसूस हुई। इस सबका केवल एक ही मकसद है। बैले ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। मैं तुम्हारे शरीर को इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि वह आम लोगों से कहीं ज्यादा खौफनाक सोल रिंग के दबाव को सह सके। तुम्हारे तीसरे सोल रिंग के लिए मेरा लक्ष्य है 3000 साल से अधिक। 3000 साल? झू झुकिंग ने धीमी आवाज में इस बात को दोहराया। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। वह बहुत अच्छे से जानती थी कि तीसरे सोल रिंग की सामान्य सीमा केवल 1700 साल के आसपास होती है। लेकिन बैले की आंखों में छाई उस शांत और अटूट आत्मविश्वास ने उसे बिना किसी झिझक के भरोसा करने पर मजबूर कर दिया। उस्ताद ने कहा था कि मेरा रास्ता आम लोगों से अलग है। उसने अपना सिर उठाया। उसकी बैंगनी आंखों में जुनून की आग जल उठी। अगर रास्ता अलग है तो मुझे वे काम भी करने होंगे जो आम इंसान नहीं कर सकते। 3000 साल मैं ये करके दिखाऊंगी। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक अटूट संकल्प भरा हुआ था। अगर इतना पक्का इरादा है तो शुरुआत आज रात से ही करते हैं। बायले ने ट्रेनिंग प्लान समेटा और खड़ा हो गया। कल रात का मेडिसिनल बात तो बस शुरुआत थी, और आज रात का मेडिसिनल बात असली परीक्षा होगा। झू झुकिंग का शरीर जरा सा कांप उठा। कल रात की वह दहकती हुई भयानक पीड़ा आज भी उसकी यादों में ताजा थी। साथ ही होश आने पर खुद को उस्ताद के नाइट सूट में देखकर हुई झिझक भी उसके जहन में कौंध गई। लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और सारे फालतू विचारों को अपने अंदर दबा दिया। ताकतवर बनने की एक कीमत होती है। अगर मैं इस मामूली सी झिझक को भी नहीं जीत सकती, तो फिर उस सबसे ऊंचे स्तर की ताकत को पाने का सपना देखना ही बेकार है। उसने अपने निचले होंठ को कसकर काटा और तेजी से बैले के पीछे पीछे चल पड़ी। बाथरूम में पहुंचकर बैले बाथटब के पास गया। उसने अपनी हथेली को पलटा और 2 क्रिस्टल की बोतलें उसकी हथेली पर प्रकट हो गईं। बोतलों के अंदर भरे तरल पदार्थों में से एक का रंग नीला और दूसरे का लाल था, जिनसे भयानक और अनूठी ऊर्जा की तरंगें निकल रही थीं। आज रात के मेडिसिनल बात की तीव्रता कल रात से 2 गुनी होगी। उसने दोनों बोतलों के ढक्कन खोले। बर्फ पानी की 2 बूंदें और अग्नि पानी के अर्क की 2 बूंदें बाथटब के साफ पानी में टपका दी। पल भर में बाथटब का आधा हिस्सा बर्फ की पतली परतों से जम गया और उसमें से कंपकंपा देने वाली ठंडक निकलने लगी। वहीं दूसरा आधा हिस्सा पागलों की तरह उबलने लगा और उससे खौफनाक गर्म भाप उठने लगी। बर्फ और आग ने बीचों बीच एक साफ सीमा बना ली। वे एक दूसरे को धकेल भी रहे थे और एक दूसरे की तरफ खींच भी रहे थे। बैले रुका नहीं। उसकी उंगली की नोक पर सोल पावर से रेशम जितनी पतली ब्लेड जैसी चमक बनी, जिससे उसने अपनी उंगली पर एक हल्का सा चीरा लगाया। गाढ़े लाल रंग की 3 बूंदें खून टपककर उस बर्फ अग्नि के मेल वाले बाटब के पानी में जा गिरीं। उस्ताद! झू झुकिंग के मुंह से चिंता भरी आवाज निकल पड़ी। कोई बात नहीं, बैले ने अपना सिर हिलाया। उसकी उंगली पर सोल पावर का बहाव हुआ और जख्म उसी पल भर गया। मेरा खून इस बर्फ और आग की ताकत को संतुलित करता है, ताकि तुम्हारी नसें टूटने से बची रहें और दवा का असर आसानी से शरीर में समा सके। इतना सा नुकसान मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम इसकी वजह से थोड़ी भी लापरवाही करोगी तो यह असली बर्बादी होगी। झू झुकिंग का गला भर आया और उसके दिल में आदर और आभार की एक लहर दौड़ गई। उस्ताद, मेरे लिए ये इस हद तक जा रहे हैं।
तो फिर मैं अपनी जान की बाजी क्यों ना लगाऊं? उसने जोर से सिर हिलाया। उसकी बैंगनी आंखों में पानी की एक हल्की परत तैर गई, जो पल भर में और भी ज्यादा पक्के इरादे में बदल गई। अब तैयार हो जाओ और पानी में उतरो। याद रखना, तुम्हें बर्फ और आग की इस ताकत का इस्तेमाल करके अपने शरीर को खुद तपाना है, केवल चुपचाप सहना नहीं है। अगर दर्द बर्दाश्त से बाहर होने लगे तो बोल देना। झू झुकिंग ने एक गहरी सांस ली, अपने ट्रेनिंग सूट उतारे और तेजी से बाटब के अंदर कदम रख दिया। वह बर्फ और आग के ठीक बीच वाले हिस्से में जाकर बैठ गई। अगले ही पल भीषण ठंड और भीषण गर्मी दोनों एक साथ उसके शरीर में और दोनों तरफ से उसके शरीर पर टूट पड़े। आह! उसने कराहते हुए अपने दांतों को कसकर भींच लिया। आज रात की तीव्रता सचमुच कल से दोगुनी थी। भीषण ठंडक मानो उसकी हड्डियों को जमा रही थी और भयानक गर्मी उसके खून को उबाल रही थी। दो चरम पीड़ाएं उसके शरीर के अंदर टकरा रही थीं और उसे अंदर से फाड़ रही थीं। ये कल रात से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और कल रात बैले द्वारा बताए गए तरीके से अपनी सोल पावर को चलाना शुरू किया। शुरुआत में यह तरीका बहुत धीमा और मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि बैले की खून की 3 बूंदों से बनी एक कोमल ऊर्जावान परत उसकी नसों के अंदरूनी हिस्से को ढक रही थी, जो बर्फ और आग के सीधे हमले को झेल रही थी। जू झुकिंग ने उस बारीक एहसास को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से अपनी सोल पावर को घुमाया। उसने उस ऊर्जा की परत की मदद से बेहद सावधानी के साथ बर्फ और आग की ताकत को अपने शरीर के भीतर प्रवाहित करना शुरू कर दिया। दर्द अब भी वैसा ही था, लेकिन अब यह केवल विनाशकारी नहीं था। हर बार जब बर्फ और आग की लहरें उसके शरीर को धोती थीं, तो वे उसके शरीर से एक एक गंदगी को बाहर निकाल देती थीं, जिससे उसकी नसों की दीवारें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और लचीली होती जा रही थीं। बाथरूम में अब खामोशी छा गई थी। केवल बर्फ के जमने की आवाज और उबलते पानी के बुलबुलों की आवाज एक दूसरे के साथ मिलकर गूंज रही थी। भले एक तरफ खड़ा झू झुकिंग में आ रहे हर एक बदलाव को देख रहा था और उसने संतोष के साथ अपना सिर हिलाया। समय धीरे धीरे बीतता गया। झू झुकिंग के चेहरे का रंग बर्फीले नीले और दहकते लाल रंग के बीच बदलता रहा। उसके माथे पर पसीना आते ही या तो भाप बनकर उड़ जाता या फिर जमकर बर्फ की फुहार बन जाता। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। यह इस बात का सबूत था कि दर्द अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी उसके मुंह से दर्द की एक चीख तक नहीं निकली। उसने केवल अपने निचले होंठ को कसकर दबा रखा था, यहां तक कि होंठ से खून की एक बारीक लकीर निकल आई थी। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। बाटब में मौजूद बर्फ और आग की ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और जड़ी बूटियों का असर लगभग पूरी तरह शरीर में समा चुका था। झू झुकिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में थकान की एक झलक थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक नया जन्म पाने जैसी साफ सुथरी और तीखी चमक थी। वह साफ महसूस कर सकती थी कि उसकी सोल पावर की गुणवत्ता में कम से कम 50% का इजाफा हो चुका है। उसकी नसों का लचीलापन और चौड़ाई भी काफी बढ़ गई थी और उसकी मांसपेशियों में एक अभूतपूर्व ताकत और स्फूर्ति भर चुकी थी। अगले ही पल झू झुकिंग का शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया और वह बेसुध होकर नीचे गिरने लगी। धुंधलेपन में उसने देखा कि बैल ने हाथ बढ़ाकर उसकी कमर को संभाला और उसे बाटब से बाहर निकाल लिया। फिर उसे हल्का सा महसूस हुआ कि उसके उस्ताद ने टॉवल से उसके शरीर का पानी पोंछा और उसे गोद में उठाकर कमरे के बिस्तर पर ले जाकर लिटा दिया। इसके बाद झू झुकिंग की चेतना पूरी तरह से गहरे सन्नाटे में डूब गई। रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और कमरे में केवल सोल गाइडेड लाइट की हल्की व कोमल रोशनी फैली हुई थी। बैले बिस्तर के पास खड़ा अपनी बेहोश शिष्या झू झुकिंग को शांत नजरों से देख रहा था। वह बिस्तर के बीचों बीच शांति से सोई हुई थी। उसके लंबे काले बाल हल्के नम होकर तकिए पर बिखरे हुए थे और उसकी सांसें बिल्कुल शांत व धीमी चल रही थीं। रोशनी में उसका पीला पड़ता चेहरा एक अनूठी चमक से भर गया था और उसकी लंबी पलकें चेहरे पर हल्की सी छाया बना रही थीं, जिसमें उसकी रोजाना की गंभीरता कम और एक कमजोर कोमल खूबसूरती ज्यादा छलक रही थी। उसके ऊपर एक साफ चादर ढकी हुई थी और उसे ढीले ढाले सूती नाइट सूट पहना दिए गए थे। यहां तक कि गहरी नींद में भी उसके शरीर में एक हल्की सी सतर्कता भरी हुई थी। ये बरसों की कड़ी ट्रेनिंग की वजह से उसकी हड्डियों में बसी हुई मजबूती थी। बांस जैसी शांत और बिल्ली जैसी फुर्तीली, और इस वक्त उसमें एक मासूमियत व कोमलता भी जुड़ गई थी। बैले बिस्तर के पास बैठा। उसने हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर बिखरी कुछ नम लटों को कानों के पीछे किया। उसकी उंगलियां अनजाने में झू झुकिंग के हल्के ठंडे और कोमल गालों को छू गईं और उसकी नजर धीरे से फिसलकर उसके बिंचे हुए होंठों पर जा टिकी। वह थोड़ा नीचे झुका और उसने उसके होंठों को हल्के से चूम लिया। अच्छे से आराम करो, उसने धीमी आवाज में कहा। आज लियू एयरलॉन्ग के मामले में काफी ऊर्जा खर्च हो गई थी और कल फिर से वही सब जारी रखना था। उसने और कुछ नहीं किया। वह उठा, एक कंबल लेकर आया और उसे झू झुकिंग पर अच्छे से ढक दिया। फिर उसने एक कुर्सी बिस्तर के पास रखी, अपनी बाहें बिस्तर के किनारे पर टिकाईं, उन पर अपना सिर रखा और आंखें मूंद लीं। वह सोया नहीं था। उसकी जैसी साधना के साथ कुछ दिनों तक न सोना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस तरह का अंदाज जागने वाले व्यक्ति को एक गहरी सुरक्षा और सुकून का एहसास कराता था। एक न एक दिन वह इस शिष्या को पूरी तरह से हासिल कर लेगा। रात बिना किसी हलचल के बीत गई। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें पर्दे की झिर्रियों से छनकर फर्श पर एक गर्म चमक बिखेरने लगीं। झू झुकिंग की पलकें हल्की सी कांपीं और उसकी चेतना धीरे धीरे वापस आने लगी। सबसे पहले जो एहसास हुआ वह था पूरे शरीर में भरा हुआ हल्का दर्द और खिंचाव। लेकिन कल रात के उस मेडिसिनल बात के भयानक दर्द के सामने यह तकलीफ न के बराबर थी। वह साफ महसूस कर सकती थी कि उसकी सोल पावर अब पहले से कहीं ज्यादा सहज और घनी हो गई थी और उसकी ताकत कल के मुकाबले कम से कम 60% बढ़ चुकी थी। मैं और ताकतवर हो गई हूं, इस बात ने उसके दिल को खुशी से भर दिया।
इसके तुरंत बाद बेहोश होने से ठीक पहले की धुंधली यादें उसके दिमाग में तैरने लगीं। वे हाथ जिन्होंने उसे संभाला था, टॉवल से शरीर को सुखाने वाला वह कोमल स्पर्श, बिस्तर पर धीरे से लिटाए जाने का वह सुरक्षित एहसास और शरीर पर बने साफ सुथरेपन की ताजगी, वह उस्ताद थे। उस्ताद ने एक बार फिर उस्ताद ने एक बार फिर बेहोश हो चुकी उसकी देखभाल की थी। ये सोचते ही झू झूकिंग के दिल में आदर और अपनापन की एक लहर उठी, जो तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसका गला भर आया। बचपन से लेकर अब तक, चाहे वह सख्त और ठंडे माहौल वाला उसका अपना झू परिवार हो या फिर जानलेवा और क्रूर प्रतिस्पर्धा से भरा स्टार लुओ राजघराना, उसे कभी किसी ने इतनी बारीकी और प्यार से नहीं संभाला था। चोट लगती थी तो वह खुद ही पट्टी बांधती थी, थक जाती थी तो खुद को घसीट कर आगे बढ़ाती थी, और यहां तक कि जब ताकत के नए स्तर पर पहुंचने की बारी आती थी तब भी उसे अकेले ही दर्द सहना पड़ता था। लेकिन अपने उस्ताद से मिलने के बाद सब कुछ बदल गया था। झू झूकिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपना सिर थोड़ा सा मुड़ा। बिस्तर के ठीक पास उसके उस्ताद बाइले बिस्तर के किनारे पर सिर रखे आंखें मूंदे सो रहे थे। सुबह की हल्की रोशनी उनके चेहरे के कोमल नक्श को उभार रही थी। उनके चेहरे से रोजाना की वह तेजी और गंभीरता गायब थी। उसमें किसी गुरु का रुआब कम और एक नवयुवक की मासूम सुंदरता व सादगी ज्यादा छलक रही थी। झू झूकिंग एक तक उन्हें देखती रह गई। वह कभी नहीं जानती थी कि उसके उस्ताद सोते हुए इतने आकर्षक लग सकते हैं। उसके दिल का वह अपनापन अब खौलती हुई गर्माहट में बदल चुका था। एक ऐसी भावना उसके दिल की गहराई में चुपचाप लहरें लेने लगी, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह भावना केवल आभार या सम्मान नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कोमल और निजी थी। एक ऐसी चाहत जिसमें इस प्यार और दुलार पर सिर्फ अपना हक जमाने और इस इंसान के और करीब जाने की तड़प थी। न जाने किस ख्याल में बहकर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियां बेले के गाल की तरफ बढ़ने लगीं। जैसे जैसे हाथ करीब आ रहा था, उसकी धड़कनें तेजी से भागने लगी थीं। आखिरकार उसकी उंगली ने बेले की गर्म और चिकनी त्वचा को छू ही लिया। झू झूकिंग को मानो किसी गर्म चीज का झटका लगा हो। वह हल्की सी कांपी, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। उसने हल्के से उनके चेहरे के ढलान को सहलाया। यह हरकत इतनी साहसी थी कि वह खुद भी हैरान रह गई, लेकिन दिल के उबलते जज्बातों ने उसे हाथ हटाने नहीं दिया। क्या इसी को प्यार कहते हैं? यह ख्याल आते ही उसका चेहरा मारे शर्म के बिल्कुल लाल हो गया। ठीक उसी पल बैले की पलकें हिलीं और उसने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। दोनों की निगाहें आपस में मिलीं। झू झूकिंग किसी डरी हुई बिल्ली की तरह चौंक गई। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और खुद को चादर के अंदर समेट लिया। अब चादर के बाहर केवल उसकी बैंगनी आंखें दिख रही थीं, जो घबराहट और झक से भरी हुई थीं। उसका चेहरा इतना लाल हो चुका था मानो उसमें से खून टपक पड़ेगा। उस्ताद, आप जाग गए? उसकी आवाज मक्खी की भिनभिनाहट जितनी धीमी निकल रही थी। बहेले सीधा होकर बैठा। उसने अपनी भौहों को हल्का सा मसला। उसके चेहरे पर नाराजगी का कोई नामो निशान नहीं था। इसके बजाय उसमें सोकर उठने की एक आलसी और कोमल डील थी। जाग गया? कैसा महसूस हो रहा है? शरीर में कोई तकलीफ तो नहीं है? उसके इस शांत स्वभाव ने झू झूकिंग को थोड़ी राहत दी। उसने अपनी भागती हुई धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की और धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं ठीक हूं। मुझे लग रहा है कि मेरी ताकत कल से काफी बढ़ गई है और सोल पावर का बहाव भी बहुत सहज हो गया है। चलो अच्छा है। बयले की आंखों में संतोष का भाव आया। कल रात तुमने बहुत अच्छा काम किया। जितनी देर का अंदाजा था तुम उससे 15 मिनट ज्यादा टिक पाई। बर्फ और आग की ताकत से शरीर को तपाने का असर अब साफ दिखने लगा है। उस्ताद के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर झू झूकिंग के दिल में एक मिठास घुल गई। बाइले की आंखों में थकान की हल्की लालिमा देखकर और यह सोचकर कि उन्होंने एक बार फिर पूरी रात जागकर उसकी देखभाल की है, उसके दिल में उमड़ता प्यार फिर से उफान मारने लगा। उस्ताद, उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बैले की कमर को हल्के से बांहों में भर लिया और अपना चेहरा उनकी छाती में छिपा लिया। बैले का शरीर हल्का सा जकड़ा। लड़की का कोमल शरीर उसकी आगोश में समाया हुआ था, जिससे मेडिसिनल बात की एक हल्की सी जड़ी बूटियों जैसी ताजी खुशबू आ रही थी। झू झूकिंग को भी पल भर में एहसास हुआ कि उसका यह अंदाज कितना अलग और बेबाक था, लेकिन उसका हाथ ढीला करने का मन बिल्कुल नहीं हुआ। उसने अपना चेहरा और गहराई में छुपा लिया। उसकी आवाज भावुक होकर कांप रही थी। आज तक कभी किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। बैले कुछ पल खामोश रहा और फिर उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। तुम मेरी प्यारी शिष्या हो। उसकी आवाज बेहद शांत और कोमल थी। तो मेरा तुम्हारे साथ अच्छा रहना स्वाभाविक ही है। इन शब्दों ने झू झूकिंग के दिल की आखिरी दीवार भी ढा दी। उसने उन्हें और कसकर पकड़ लिया। कुछ पलों बाद बैले ने धीरे से उसके हाथों को अलग किया। पहले कपड़े पहन लो, सुबह सुबह ठंड ज्यादा होती है, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। झू झूकिंग तब जाकर पूरी तरह होश में आई। उसके गाल एक बार फिर शर्म से लाल हो गए, लेकिन इस बार वह घबराई नहीं। उसने हिम्मत जुटाकर बैले की तरफ देखा और धीरे से सहमति में सिर हिलाया। कुछ मिनटों बाद वह पूरी तरह तैयार होकर मुड़ी। काले रंग के ट्रेनिंग सूट में उसकी छरहरी काया और भी निखर कर आ रही थी। उसने अपनी कमर की बेल्ट बांधी, अपने लंबे बालों को कॉलर से बाहर निकाला और फिर घूमकर बैले का सामना किया। लड़की के गाल अब भी लाल थे, लेकिन उसकी आंखें एकदम साफ और पक्के इरादे से भरी हुई थीं। बैले की आंखों में तारीफ का एक बारीक भाव चमका। जाओ, मुंह हाथ धो लो, मैं नाश्ता तैयार करता हूं। आज की ट्रेनिंग सुबह 7 बजे से शुरू होगी। तुम्हारे पास अपनी सोल पावर को संभालकर पक्का करने का थोड़ा समय है। जी उस्ताद। बैले को रसोई की तरफ जाते देखकर झू झूकिंग का दिल एक अनोखे सुकून और मिठास से भर गया।
मुंह हाथ धोकर जब वह डाइनिंग एरिया में पहुंची तो मेज पर साधारण नाश्ता मेज पर रखा हुआ था। दोनों आमने सामने बैठकर शांति से खाना खाने लगे। माहौल में एक हल्की सी मिठास और झिझक थी, लेकिन कोई अटपटापन नहीं था। आधा नाश्ता करने के बाद जू झुकिंग ने अचानक अपनी चोपर स्टिक्स नीचे रखी और बाइले की तरफ देखा। उस्ताद, हाँ, अगले 3 महीनों तक मुझे हर दिन कड़ा अभ्यास करना होगा और रात को मेडिसिनल बाथ भी लेना होगा। गर्ल्स हॉस्टल से यहाँ बार बार आने जाने में काफी समय बर्बाद होगा, और अगर बात के बाद मैं फिर बेसुध हो गई तो उस्ताद के लिए मुझे हर बार हॉस्टल छोड़कर आना भी सही नहीं रहेगा। उसने हिम्मत जुटाई और बैले की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, उस्ताद, क्या क्या मैं यहाँ रहने आ सकती हूँ? मैंने देखा है कि आपके यहाँ काफी कमरे खाली हैं। मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। ये कहने के बाद वह घबराकर जवाब का इंतजार करने लगी और उसकी उंगलियां अनजाने में अपने कपड़ों के कोने को भींचने लगीं। बैले ने अपनी कटोरी और चॉपस्टिक्स रखीं और थोड़ा सोचा। उसका घर अकादमी की तरफ से मिला एक अलग विला था, जिसमें सचमुच कई खाली कमरे थे। झुझुकिंग का यहाँ रहना ट्रेनिंग की लगन और सुरक्षा दोनों ही लिहाज से एकदम सही था। ठीक है, उसने सिर हिलाया। मास्टर बेडरूम के बगल वाला गेस्ट रूम खाली है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें वह कमरा दिखा दूंगा। जिन भी चीजों की जरूरत होगी हम दोपहर में जाकर खरीद लाएंगे। झू झुकिंग की आंखों में पल भर में एक साफ चमक भर गई और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह मुस्कान ऐसी लग रही थी मानो बर्फ पिघल रही हो, बेहद खूबसूरत और लुभावनी। धन्यवाद उस्ताद। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके उस्ताद इतनी आसानी से मान जाएंगे। उसका दिल खुशी से झूम उठा। हर दिन उस्ताद के इतने करीब रहना, साथ में खाना खाना और एक ही छत के नीचे रहना, इस ख्याल ने ही उसकी धड़कनों को फिर से तेज कर दिया था। बायले ने उसकी इस कम ही दिखने वाली खिलखिलाती मुस्कान को देखा और उसकी अपनी आंखों में भी एक कोमल भाव आ गया। चलो जल्दी से खाना खा लो, दलिया ठंडा हो रहा है। जी। नाश्ता एक बहुत ही प्यारे माहौल में खत्म हुआ। जू झुकिंग ने खुद आगे बढ़कर बर्तन समेटे। उसकी हर हरकत में एक नई स्फूर्ति थी, मानो उसके अंदर नई ऊर्जा भर गई हो। सुबह के ठीक 7 बजे धूप बड़ी सुहानी खिली हुई थी। बैले के घर के सामने बने आंगन में जू झुकिंग पत्थर के फर्श पर एकदम सीधी खड़ी थी। वह ध्यान से देख रही थी कि बैले अपने सोल गाइडेड स्टोरेज डिवाइस से एक खास वजनदार उपकरण निकाल रहा था। वह डार्क आयरन और हैवी सैंड से बनी चीजों का एक सेट था, जो पूरा का पूरा काले रंग का था और उसमें से एक ठंडी और कठोर चमक निकल रही थी। इस पूरे वजनदार सेट का कुल वजन 200 जिन है। बाइले ने वह उपकरण जू झुकिंग की ओर बढ़ाते हुए कहा, दोनों कलाइयों में 20-20 जिन, दोनों पैरों में 30-30 जिन, इस वेस्ट का वजन 60 जिन है और बांधने वाली पट्टियों का वजन मिलाकर 20 जिन है। अब से मेडिसिनल बाथ और सोने के समय को छोड़कर तुम्हें आम चाल ढाल में भी इसे हर वक्त पहने रखना होगा। जू झुकिंग ने वजनदार सामान हाथ में लिया तो वह उसे काफी भारी लगा। उसने जरा सी भी हिचकिचाहट दिखाए बिना तेजी से सारे उपकरण अपने शरीर पर पहन लिए। जैसे ही आखिरी वजनदार वेस्ट का हुक बंद हुआ, उसका शरीर झटके से नीचे की ओर झुका और पैरों के नीचे पत्थर के फर्श से एक हल्की सी भारी आवाज आई। 200 जिन का वजन अचानक शरीर पर पड़ा था। सोल पावर का इस्तेमाल किए बिना उसे एक साफ और भारी दबाव महसूस होने लगा। पहले 15 मिनट तक ढलने की कोशिश करो। इधर उधर चलकर शरीर के संतुलन में आ रहे बदलावों को महसूस करो। अगर शुरुआत में शरीर इसे न संभाल पाए तो धीरे धीरे सोल पावर का सहारा लेकर ढलने की कोशिश करना। बैले हाथ पीछे बांधे खड़ा होकर उसकी हालत का जायजा ले रहा था। झू झुकिंग आंगन में धीरे धीरे टहलने लगी। शुरुआत में उसके कदम थोड़े डगमगाए, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। उसका शारीरिक संतुलन बहुत बेहतरीन था। थोड़े ही समय में वह काफी सहजता से चलने फिरने लगी। 15 मिनट बाद बैले ने कहा, अब बुनियादी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। पहला टास्क, वजन के साथ 300 स्क्वाट्स। ध्यान रहे ओजत एकदम सही होना चाहिए, पीठ सीधी रहे और नीचे झुकते वक्त जांघें जमीन के समानांतर आई। झू झुकिंग ने सिर हिलाया और कसरत शुरू कर दी। शुरुआती कुछ डजन स्क्वाट्स तो आसान लगे, लेकिन जैसे जैसे गिनती बढ़ती गई, भारी वजन का असली असर दिखना शुरू हो गया। माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं और मांसपेशियां कांपने लगीं, लेकिन उसकी आंखों में वही पक्का इरादा कायम था। उसकी कोई भी हरकत बिगड़ी नहीं और हर एक स्क्वाट एकदम सही पोज में पूरा हो रहा था। बैले एक तरफ खड़ा चुपचाप देखता रहा और बीच बीच में उसकी हरकतों को दुरुस्त करता रहा। जब 250वां स्क्वाट पूरा हुआ, तब तक झू झुकिंग का चेहरा पीला पड़ चुका था। पसीने से उसके बाल और पीठ के कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। हर बार नीचे जाकर उठना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था, लेकिन उसने अपने दांत कसकर भींच रखे थे। उसकी आंखों में कभी न हार मानने की आग जल रही थी और वह लगातार आगे बढ़ती रही। 280, 290, 300। आखिरी सेट पूरा करते समय उसकी दोनों टांगें ढीली पड़ गईं और वह जमीन पर घुटनों के बल गिरने ही वाली थी कि बाइले ने कोमल सोल पावर के सहारे उसे संभाल लिया। 30 सेकंड आराम करो। झू झुकिंग जोर जोर से सांसें लेने लगी। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि इतने कठोर वजनदार अभ्यास के बाद मांसपेशियों की गहराइयों में फाड़ देने वाला दर्द हो रहा था, लेकिन उसी दर्द के बीच एक नई ताकत का अंकुर भी फूट रहा था। 30 सेकंड पूरे होते ही, इससे पहले कि वह पूरी तरह संभल पाती, बैले ने दोबारा कहा, दूसरा टास्क, बर्फ और आग के दबाव को सहने का अभ्यास। अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालो और ध्यान केंद्रित करो। झू झुकिंग ने तुरंत अपनी हेलकेट सोल को जगाया। 2 पीले रंग के सोल रिंग्स ऊपर उठे और बिल्ली के कान व पूंछ की धुंधली परछाई प्रकट हो गई। एक 100 किलो के भारी वजन में सोल को बाहर निकालने पर उसे महसूस हुआ कि उसकी सोल पावर का बहाव थोड़ा अटक रहा था। बैले के मन में विचार आते ही
कल की क्लास के मुकाबले कहीं ज्यादा घनी और सटीक बर्फ अग्नि की शक्ति का दबाव झू झूकिंग पर आ गिरा। भीषण ठंड और भीषण गर्मी फिर से टूट पड़ी, और इस बार यह दबाव तब पड़ा था जब उसका शरीर बुरी तरह थक चुका था और सोल पावर का बहाव ठीक से नहीं हो पा रहा था। झू झूकिंग के मुंह से कराह निकल गई और उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। दोहरे दबाव के नीचे उसे लगा मानो दो बड़े पहाड़ उसे दोनों तरफ से भींच रहे हों। उसकी हड्डियां तक चटकने लगी थीं। उसकी नसों में सोल पावर का बहना बेहद मुश्किल हो गया था। हर एक चक्कर ऐसा लग रहा था मानो कीचड़ में चलना पड़ रहा हो। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दांत भींचकर खुद को रोके रखा। कल रात के मेडिसिनल बाथ में सीखी तकनीक के अनुसार उसने सोल पावर को संभालकर उन दो उल्टी ताकतों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 17 सेकंड। झू झूकिंग की चेतना धुंधली होने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। भारी वजन और खौफनाक दबाव के दोहरे टॉर्चर से उसका शरीर टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। डटे रहो, मांसपेशियों के बीच बर्फ और आग के बहाव को महसूस करो और इन्हें अपने शरीर को मजबूत बनाने का औजार समझो। बैले की आवाज दर्द के उस अंधेरे को चीरती हुई झू झूकिंग के दिमाग में गूंजी। वह झटके से होश में आई और अपनी चेतना को समेटते हुए दर्द से लड़ने के बजाय ध्यान को, ऊर्जा को महसूस करने पर लगा दिया। जैसे ही सोच का यह नजरिया बदला, वही हाँफते हुए लगभग पस्त हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक अटूट चमक थी। अभी अभी बीते उन 20 सेकंडों में बर्फ और आग की ताकत ने भारी वजन की वजह से मांसपेशियों में हुए दर्द को पूरी तरह धोकर साफ कर दिया था। बहुत बढ़िया, बैले ने एक दुर्लभ तारीफ भरी मुस्कान बिखेरी। तुमने दबाव में ऊर्जा को संभालने की कला का पहला कदम सीख लिया है। 15 मिनट आराम करो, फिर आगे तीसरा टास्क शुरू करेंगे। इसके बाद की ट्रेनिंग बेहद सटीक, कठोर और क्रूर थी। भारी वजन के साथ तेज दौड़, रुकावटों से बचाव और चरम गति से दिशा बदलना। हर एक अभ्यास ने झू झूकिंग की शारीरिक सहन शक्ति को उसकी अंतिम सीमा तक धकेल दिया। वह एक 100 किलो का भारी वजन मानो अब उसके शरीर का ही एक हिस्सा बन चुका था। आज सुबह के लिए इतना काफी है। बैली ने गुनगुने पानी और नमक का एक गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। इसे पीकर पानी और नमक की कमी पूरी करो, फिर हॉस्टल जाकर अपना सामान समेटो और दोपहर से पहले यहां शिफ्ट हो जाओ। दोपहर में आमने सामने का व्यावहारिक मुकाबला होगा। जी उस्ताद। झू झूकिंग ने गिलास लिया और घूंट घूंट करके पानी पीने लगी। बैले को दूर जाते देखकर उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसका दिल आने वाले दिनों की उत्सुकता से भरा हुआ था। बैले की आज कोई क्लास नहीं थी, इसलिए उसने तियांडो शहर जाकर और भी भारी वजन वाले ट्रेनिंग इक्विपमेंट ऑर्डर करने का मन बनाया, ताकि झू झूकिंग के काम आने के साथ साथ वह खुद भी अपनी कसरत बढ़ा सके। जैसे ही वह कैंपस की छायादार सड़क पर पहुंचा, अचानक पीछे से एक साफ और रौबदार आवाज आई, टीचर भय। बैले रुका और मुड़कर सिर हिलाया। प्रिंसिपल लियो। लियो एयरलॉन्ग एक चुस्त टीचर की यूनिफॉर्म पहने चली आ रही थी। उसका सुगठित शरीर अब भी उतना ही आकर्षक था, लेकिन बैले ने तेजी से भांप लिया कि उसकी भौहों के बीच थकान और उलझन का एक छिपा हुआ भाव था और उसकी आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे। टीचर भाई, क्या आप कहीं बाहर जा रहे हैं? लियो एयरलॉन्ग ने पास आकर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए पूछा। शहर में खाने पीने का सामान और वजनदार उपकरण खरीदने जा रहा हूं, बैले ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। प्रिंसिपल लियो, क्या कोई खास काम था? लियो एयरलॉन्ग कुछ पलों तक खामोश रही। उसने अपनी आवाज धीमी की और टटोलते हुए पूछा, टीचर भाई, हाल ही में अकादमी में क्या आपको कुछ अजीब या गड़बड़ महसूस हुई है? उसकी नजर सामने थी, लेकिन उसकी आंखों का कोना बैले के चेहरे के एक एक भाव पर टिका हुआ था। बैले मन ही मन सब समझ गया। कल के टाइम स्टॉप के हादसे ने इस पर उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा असर डाला था और इसने खुद ही तहकीकात करना शुरू कर दिया था। बैले ने अपने चेहरे पर एकदम सही मात्रा में हैरानी लाते हुए पूछा, प्रिंसिपल ल्यू का इशारा चीज छात्रों की साधना की तरफ है या फिर अकादमी के इंतजाम की तरफ? ल्यू एयरलॉन्ग ने अपने होंठ भींचे। जाहिर था कि वह इस तरह के रूखे और औपचारिक जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। उसने सीधे बैले की आंखों में देखा और लहजा और भी साफ कर दिया। मेरा मतलब कुछ ऐसी चीजों से है जो आम समझ से परे हों, जैसे समय की समझ में गड़बड़ी या जगह अंतरिक्ष का अजीब एहसास होना। उसने बात को घुमा फिराकर कहा था, लेकिन उसकी आंखों की गंभीरता और छुपा हुआ डर साफ झलक रहा था। बैले ने उसकी नजरों का सामना किया। उसकी आंखें पूरी तरह शांत थीं। उसने सिर हिलाते हुए कहा, माफ कीजिएगा प्रिंसिपल ल्यू, मुझे ऐसी किसी गड़बड़ी का एहसास नहीं हुआ। क्या अकादमी में कोई खास घटना हुई है? उसकी प्रतिक्रिया इतनी स्वाभाविक थी कि उसमें रत्ती भर भी कोई खामी ढूंढना मुमकिन नहीं था। लियो एयरलॉन्ग ने कुछ सेकंड तक उसे एक तक देखा, फिर निराशा के साथ अपनी नजरें हटा लीं। कुछ नहीं, शायद मेरा ही वहम होगा। उसने हाथ हिलाया और उसकी आवाज में वही रोजाना वाला बेबाकपन वापस आ गया, पर थकान की परत और गहरी हो चुकी थी। जब टीचर बै को कुछ महसूस नहीं हुआ तो यकीनन सब ठीक ही होगा। परेशान करने के लिए माफ करना। बैले ने सही समय पर चिंता भरा भाव दिखाते हुए कहा, प्रिंसिपल ल्यू, अगर ज्यादा थकान महसूस कर रही हैं तो कुछ दिनों का आराम ले सकती हैं। अकादमी के काम तो बहुत हैं, लेकिन सेहत सबसे पहले है। लियो एयरलॉन्ग ने एक फीकी मुस्कान बिखेरी। परवाह करने के लिए शुक्रिया, मैं ठीक हूं। वैसे झू झूकिंग अब आपकी शिष्या है तो उसकी ट्रेनिंग के लिए जिस भी संसाधन या मदद की जरूरत हो, बेझिझक मांग लीजिएगा। जरूर। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि सामने वाले मोड़ से दो आकृतियां आती दिखाई दी। वे यू शियाओगांग और फ्लैंडर थे। फ्लैंडर की नजरों से कुछ नहीं छुपता था। दूर से ही उन दोनों को साथ खड़े बातें करते देख उसके चेहरे पर वही पुरानी चालाक मुस्कान आ गई। वह तेज कदमों से पास आया। अरे वाह, ये तो टीचर भैया और एयरलॉन्ग हैं। कितनी अच्छी मुलाकात हो गई। सुबह सुबह यहाँ किस बात पर चर्चा चल रही है?
यू शियाओगांग पीछे पीछे आ रहे थे। उनके चेहरे पर वही सख्त और गंभीर भाव था, लेकिन जैसे ही उनकी नजर लियू एरलोंग और बैले पर एक साथ पड़ी, उनकी भौहों के बीच एक बहुत बारीक सी शिकन आ गई। प्रिंसिपल फ्लैंडर, मास्टर। बैले ने हल्का सा सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। लियू एरलोंग ने सीधे पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं और शियाओगांग तुमसे ही मिलने जा रहे थे, ताकि परसों अकादमी का नाम बदलने और अगले महीने होने वाले जॉइंट टूर्नामेंट पर चर्चा कर सकें। फ्लैंडर ने अपने चश्मे को थोड़ा ऊपर खिसकाते हुए हंसकर कहा, सोचा नहीं था कि यही मुलाकात हो जाएगी। टीचर बै भी यहाँ हैं तो बढ़िया है। वैसे हम उस ट्रेनिंग प्लान में बहुत दिलचस्पी रखते हैं जो आपने झू झूकिंग के लिए तैयार किया है। अगर आपके पास समय हो तो इस पर कुछ चर्चा करते हैं। यू शियाओगांग पास आए। उनकी नजर पल भर के लिए लियू एरलोंग के चेहरे पर टिकी। ऐसा लगा मानो उन्होंने उसकी भौहों के बीच छाई थकान को भांप लिया हो और उन्हें कल दफ्तर में हुई उस अजीब घटना की याद आ गई हो। लेकिन उन्होंने अंत में कुछ नहीं कहा, बस बाइले की तरफ सिर हिलाते हुए गंभीर और धीमी आवाज में बोले, टीचर भाई, झू झुकिंग की ट्रेनिंग के बारे में मैंने एक बहुत ही विस्तृत प्लान बनाया है। बाइले ने कहा, अगर आप तीनों की इसमें दिलचस्पी है तो हम किसी समय बैठकर इस पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं। फ्लैंडर की आंखें चमक उठी। तब तो बहुत ही बढ़िया। क्यों ना आज दोपहर में एरलोंग के दफ्तर में मिला जाए? लियू एरलोंग ने यू शियाओगांग की तरफ देखा। ठीक है, फिर यही तय रहा। चारों ने आपस में कुछ और बातें की और फिर अपने अपने रास्ते निकल गए। लियू एरलोंग और बाकी दोनों अकादमी के अंदर बातें करते हुए आगे बढ़ गए, जबकि बैले तियांडो शहर की ओर चलता रहा। तियांडो शहर बेहद आलीशान और चहल पहल से भरा था। वहां की चौड़ी सड़कों पर एक साथ 8-8 बग्घियां चल सकती थीं। सड़क के दोनों ओर दुकानों की कतारें लगी थीं। लोग अच्छे और सलीके वाले कपड़े पहने हुए थे और गाड़ियों का आना जाना बड़े नियम से चल रहा था। तियांडो साम्राज्य की राजधानी होने के नाते यहां पूरे साम्राज्य की सबसे बेहतरीन धन दौलत, ताकत और हुनर का जमावड़ा था। बैले भीड़ के बीच धीरे धीरे चल रहा था। उसके सादे और गहरे रंग के कपड़े कुछ खास ध्यान खींचने वाले नहीं थे, लेकिन उसका शांत अंदाज और तना हुआ शरीर फिर भी आते जाते कई लोगों को मुड़कर देखने पर मजबूर कर रहा था। वह जल्दबाजी में खरीदारी नहीं कर रहा था, बल्कि बड़े मजे से इस शहर की बारीक चीजों को देख रहा था। किसी भी दुनिया को समझने का यह सबसे आसान और सीधा तरीका होता है। कुछ मुख्य सड़कों को पार करने के बाद बैले एक अपेक्षाकृत शांत गली में मुड़ गया। यहाँ कई ब्लैकस्मिथ्स की दुकानें लगी हुई थीं। हथौड़ों की ठक ठक और ठन ठन की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं और हवा में कोयले जलती हुई धातु की महक फैली हुई थी। वह सबसे बड़ी दुकान में गया, जहां सबसे ज्यादा औजार रखे हुए थे। दुकान का मालिक एक दाढ़ी वाला हट्टा कट्टा आदमी था, जिसकी मांसपेशियों पर पसीना चमक रहा था और जलने के निशान थे। जाहिर था कि वह एक तजुर्बेकार पुराना लोहार था। जनाब, क्या चाहिए आपको? उस पहलवान जैसे आदमी ने हथौड़ा रोका और कड़कदार आवाज में पूछा। बैले ने पहले से बनाकर लाया गया एक नक्शा निकाला। उस पर अलग अलग नाप और वजन के ट्रेनिंग इक्विपमेंट बने हुए थे। कलाई और पैरों के कड़े, वजनदार वेस्ट, पट्टियां और कुछ भारी लोहे की चीजें। हर एक उपकरण पर उसका सटीक वजन लिखा हुआ था। 500 आरफ जिन, 1000 जिन, 2000 जिन, 3000 जिन और यहां तक कि एक सेट तो हैरान कर देने वाले 5000 जिन का था। इस नक्शे की डिजाइन बेहद उम्दा थी। इसमें केवल वजन के सही बंटवारे का ध्यान ही नहीं रखा गया था, बल्कि पहनने में आराम और शरीर के हिलने डुलने की आसानी का भी पूरा ख्याल रखा गया था। जोड़ों वाले हिस्सों पर खास बनावट दी गई थी और हर एक उपकरण पर कुछ खाली खंचे और सॉकेट छोड़े गए थे, मानो उनमें कोई और चीज भी फिट की जा सकती हो। उस हट्टे कट्टे लोहार ने नक्शा लिया और काफी देर तक ध्यान से देखता रहा। उसकी आंखों में हैरानी की चमक आ गई। जनाब, क्या आपको सचमुच इतना वजन चाहिए? 3000 जिन और 5000 जिन के उपकरण, इन्हें पहनना तो दूर, आम सोल मास्टर्स के लिए इन्हें हिलाना भी बेहद मुश्किल होगा। बिल्कुल पक्का, बाइले ने शांत आवाज में कहा। सामान बनाने में सबसे बेहतरीन डार्क आयरन और डीप सी सिंक मून की धातु का इस्तेमाल करना और मिलावट का अनुपात ठीक वैसा ही रखना जैसा नक्शे पर लिखा है। पैसे की कोई कमी नहीं होगी। उसने अपने सोल गाइडेड स्टोरेज डिवाइस से गोल्ड सोल कॉइन्स से भरी एक थैली निकालकर मेज पर रख दी। थैली का मुंह थोड़ा सा खुला था, जिसमें से सोने की चमक साफ झलक रही थी। लोहार की आंखें चमक उठीं और उसका रवैया तुरंत बहुत ज्यादा आदरपूर्ण हो गया। कोई बात नहीं जनाब, लेकिन इतना भारी सामान ढालने में समय लगेगा और कुछ दुर्लभ धातुओं को भी मंगवाना पड़ेगा। सबसे तेजी से भी काम किया जाए तो कम से कम 10 दिन लगेंगे। ठीक है, बाइले ने सिर हिलाया। मैं 10 दिन बाद सामान लेने आऊंगा। ये एडवांस है, बाकी बचा हुआ पैसा सामान लेते वक्त दे दूंगा। उसने 500 गोल्ड सोल कॉइन्स एडवांस के तौर पर दे दिए। लोहार ने अपनी छाती ठोकते हुए वादा किया कि काम वक्त पर पूरा हो जाएगा। लोहार की दुकान से निकलने के बाद बाइले ने नसों को राहत देने और हड्डियों को मजबूत बनाने वाली कई कीमती जड़ी बूटियां खरीदी, ताकि मेडिसिनल बात की ट्रेनिंग में मदद मिल सके। खरीदारी पूरी करने के बाद वह तुरंत अकादमी वापस नहीं लौटा, बल्कि टहलता हुआ शहर के बीचों बीच बने रईसों व अभिजात वर्ग के इलाके की तरफ चल पड़ा। एक मोड़ घूमते ही सफेद संगमरमर से बनी एक बेहद आलीशान और भव्य 3 मंजिला इमारत आंखों के सामने आ गई। उस इमारत की छतों के कोने ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और उस पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई थी। इमारत के चारों तरफ बड़े सलीके से सजाया गया एक बगीचा था, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और उनकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। उस इमारत के मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर एक तख्ती लटकी हुई थी। सुनहरे अक्षरों वाली एक तख्ती लटकी हुई थी, जिस पर बेहद सुंदर और शानदार शैली में 2 बड़े शब्द लिखे थे, यूए शुआन। ये तियांडो शहर की सबसे प्रसिद्ध अभिजात शिष्टाचार अकादमी थी। ये खास तौर पर रईसों और शाही घरानों के बच्चों को संगीत, नृत्य,
चाय की कला और फूल सजाने जैसे सांस्कृतिक गुण सिखाती थी, साथ ही शाही शिष्टाचार और सामाजिक सलीका भी सिखाती थी। यहाँ दाखिला लेने वाले लोग या तो बेहद अमीर होते थे या फिर ऊंचे पद पर होते थे। उनमें शाही परिवार के सदस्य भी कम नहीं थे। बैले दरवाजे के सामने कुछ पल के लिए रुका और उसकी आंखों में एक खास चमक आ गई। युए श्वान, तांग युए हुआ, वही क्लियर स्काई सेक्ट के सीधे खानदान की वंशज थी। सोल म्यूटेशन के कारण वह अपनी सोल पावर को आगे नहीं बढ़ा सकी थी, लेकिन संगीत और शिष्टाचार के क्षेत्र में वह सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच चुकी थी। त्यान्डो साम्राज्य का शाही परिवार भी उसे बेहद आदर सम्मान देता था और वही इस शीर्ष स्तर की अभिजात अकादमी को चलाती थी। और सबसे बड़ी बात, वह तांग सांड की बुआ थी, जो एक बेहद खूबसूरत और शानदार महिला थी। अंदर चलकर देखते हैं। बैले का मन हुआ और वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। दरवाजे पर पहरा दे रही दो सेविकाओं ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो वे थोड़ा सा झुकी। दोनों ने एक जैसे हल्के नीले रंग के लंबे फ्रॉक पहने हुए थे। उनका अंदाज एकदम सलीके वाला था और उनके चेहरे पर नापी तुली मुस्कान थी। जाहिर था कि उन्हें सख्त ट्रेनिंग दी गई थी। श्रीमान, बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकती हैं? बाईं तरफ की सेविका ने कोमल आवाज में पूछा। उसकी नजर तेजी से बैले के कपड़ों पर घूमी। हालांकि कपड़े बहुत भड़कीले नहीं थे, लेकिन उनका कपड़ा बेहतरीन था और उसका रसूख अंदाज तो सबसे अलग ही झलक रहा था। वह एक ताकतवर सोल मास्टर लग रहा था, इसलिए सेविका का रवैया बेहद आदरपूर्वक था। मैंने सुना है कि यूए श्वान त्यान्डो शहर की नंबर 1 शिष्टाचार अकादमी है। आज यहां से गुजर रहा था तो सोचा कि अंदर चलकर थोड़ा देख लूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बैले ने शांत और कोमल आवाज में कहा। सेविका थोड़ा झिझकी। आमतौर पर यूए श्वान में बिना अपॉइंटमेंट के किसी को आने की इजाजत नहीं होती थी, लेकिन सामने खड़ा आदमी उसे बहुत अनोखा लग रहा था। उसने थोड़ा सोचा और मुस्कुराकर कहा, जनाब जरा रुकिए, मैं अंदर जाकर बात कराती हूँ। वह मुड़कर अंदर चली गई और कुछ ही पलों में 40 साल के आसपास की एक उम्रदराज महिला अफसर को लेकर बाहर आई। उस महिला अफसर का अंदाज बहुत गंभीर और शालीन था। बायले को देखते ही वह भी पल भर के लिए हैरान रह गई। इस नवयुवक के अंदर की चमक और रोब देखकर उसे ऐसा लगा मानो वह किसी शाही घराने के रईस के सामने खड़ी हो। जनाब यूए श्वान को देखना चाहते हैं तो यह हमारे लिए खुशी की बात है, महिला अफसर ने सभ्यता से कहा। लेकिन आज हमारे यूए श्वान की मालकिन किसी खास मेहमान से मुलाकात कर रही हैं, इसलिए अंदर जाना सही नहीं रहेगा। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपको बाहर बाहर के कुछ हिस्सों की सैर करवा देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बैले ने सिर हिलाया। महिला अफसर की अगुवाई में बैले ने यूए श्वान के अंदर कदम रखा। बाहर की तड़क भड़क के उलट अंदर का इंटीरियर एकदम शालीन और शांत था। बड़ा सा हॉल साफ सुथरा और चमकदार था। जमीन पर चिकनी लकड़ी का फर्श बिछा हुआ था और दीवारों पर गहराई भरी प्राकृतिक पेंटिंग्स व खूबसूरत कैलीग्राफी लटकी हुई थी। हवा में एक हल्की और भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। बीच बीच में दूर से आती गुजरती हुई वीणा स्लैश सितार की हल्की और सुरीली धुन सुनाई दे रही थी। महिला अफसर बैले को यूए शुआन के गलियारे से ले जाते हुए साथ साथ जानकारी देती जा रही थी। पहली मंजिल पढ़ाई का इलाका है, जहां अलग अलग पाठ पढ़ाने के लिए 12 क्लासरूम बने हैं। दूसरी मंजिल अभ्यास कक्ष और लाइब्रेरी है। वहीं तीसरी मंजिल हमारे यूए शुआन की मालकिन का निजी क्षेत्र और खास मेहमानों का कमरा है। गलियारे के दोनों तरफ पिछली बैचों के होनहार छात्रों की तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनमें से कई लोग अब साम्राज्य की राजनीति के बड़े बड़े पदों पर तैनात थे। यूए शुआन की स्थापना को 60 साल हो चुके हैं और हमारे पढ़ाए हुए छात्र साम्राज्य के हर क्षेत्र में फैले हुए हैं। अब भी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गलियारे के मोड़ से कदमों की आवाज और बातचीत सुनाई दी। क्राउन प्रिंस आप जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। राजकुमारी शेख हो कुदरती तौर पर बहुत समझदार हैं और संगीत की कला में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। कुछ समय में वह यकीनन कमाल करेंगी। एक झरने जैसी मीठी और कोमल महिला की आवाज गूंजी, जिसमें तजुर्बे से भरा एक शांत अंदाज था। अगर यूए शुआन की मालकिन ने इतने प्यार से न सिखाया होता तो शेखो आज इस मुकाम पर कैसे पहुंचती। एक शालीन, मीठी पर अंदर ही अंदर रसूखदार इंसान की आवाज में जवाब आया। बेले ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। सबसे आगे चलने वाली महिला ने चांदी के रंग का लंबा शाही फ्रॉक पहना हुआ था, जिसकी नीचे की तरफ चांदी के धागों से बादलों की बेहद बारीक नक्काशी की गई थी। उसका शरीर बेहद छरहरा और चाल एकदम हल्की थी। वह लगभग 30 साल के आसपास की लग रही थी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। उसमें किसी छोटी लड़की जैसी अलहड़ता नहीं, बल्कि एक बेहद शाही, परिपक्व और संजीदा निखार था। उसकी भौहें दूर पहाड़ों जैसी और आंखें साफ पानी जैसी थीं, और उसका अंदाज इतना शांत था मानो दुनिया के हर शोर को शांत कर दे। यह और कोई नहीं, यूए शुआन की मालकिन तांग युए हुआ थी। उसके दाएं बाएं दो नवयुवक चल रहे थे। बाईं तरफ हल्के सुनहरे रंग के कपड़ों में त्यान्डो साम्राज्य का क्राउन प्रिंस शेचिंगाओ था, जो असल में सालों से यहां छुपकर रह रही स्प्रिट हॉल की संत कन्या कियान रेनश्यो थी। दाईं तरफ 14 से 15 साल की एक लड़की राजकुमारी शेखो थी, जो तांग युएहुआ की बाहें पकड़े हुए थी और उसकी आंखों में तांग युएहुआ के लिए ढेर सारा आदर था। बैले की नजरें तांग युएहुआ पर कुछ पल के लिए टिकीं। वह उसके रग रग में बसे शाही शिष्टाचार और सादगी की मन ही मन तारीफ करने लगा। इसके तुरंत बाद उसकी नजर शेचिंगाहो पर पड़ी और उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारती चमक आ गई। कियान रेनश्यो। ठीक उसी समय छे चिंगाहो की अचानक पड़ती हुई नजर एकदम से ठहर गई। वह शरीर, वह चेहरे का ढांचा, कियान रेनश्यो का दिल झटके से जोर से धड़का। हालांकि उसने अपने चेहरे पर क्राउन प्रिंस वाली वही शालीन मुस्कान बनाए रखी और तांग युएहुआ से बात करना जारी रखा, पर उसकी नजर का कोमा पूरी तरह से बैले पर टेक चुका था। गलती नहीं हो सकती, ये वही इंसान है जो पहले पोप के महल और संत कन्या के महल में वह गार्ड था। सोल हॉल में गार्ड्स का चयन बेहद कठोर होता है। हर एक की कई स्तरों पर जांच होती है और उनका बैकग्राउंड पूरी तरह साफ होता है। ऐसा इंसान अचानक त्यान्डो शहर में कैसे आ सकता है, और वो भी यूए शुआन में?
क्या बिबिदोंग ने उस पर नजर रखने के लिए इसे भेजा है या फिर सोल हॉल की कोई और ही साजिश है? लाखों विचार कियान रेनशो के दिमाग में कौंध गए। फिर भी उसके चेहरे की मुस्कान वैसे ही बनी रही और उसने बाइली की तरफ बड़े स्वाभाविक अंदाज में हल्का सा सिर हिलाकर अभिवादन किया, मानो किसी आम विजिटर के प्रति दिखाई जाने वाली शिष्टाचार की औपचारिकता हो। तांग युएहुआ की नजर भी बैले पर पड़ी और उसने अपनी शांत व कोमल आंखों से देखते हुए पूछा, ये मेहमान कौन है? मालिकन, ये श्रीमान बै हैं जो युए शुआन को देखने आए हैं। महिला अफसर ने तुरंत झुककर जवाब दिया। बैले एक कदम आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के सभ्यता से प्रणाम करते हुए बोला, मेरा नाम बैले है। मैं लानबा अकादमी में एक एलीट टीचर हूं। युए शुआन की प्रसिद्धि बहुत सुनी थी, आज यहां से गुजर रहा था तो बिना बताए ही आ गया, माफ कीजिएगा। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मेरे साथ टी रूम में चलकर चाय का आनंद ले सकते हैं, तांग युएहुआ ने कहा। पास खड़ी महिला अफसर के चेहरे पर गहरा अचरज छा गया। युएशुआन की मालकिन खुद किसी अनजान इंसान को चाय पर बुलाई, ऐसा तो शायद ही कभी हुआ था। शे चिंगाहो की आंखों में एक गहरी चमक आई, पर चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान बनी रही। युएशुआन की मालकिन के यहां जब मेहमान आए हैं तो मैं और शेखो अब ज्यादा देर रुककर खलल नहीं डालेंगे, फिर कभी आना होगा। क्राउन प्रिंस आराम से जाइए, राजकुमारी जी अपना ध्यान रखें। तांग युएहुआ ने थोड़ा झुककर विदा किया। शे चिंगाहो अपनी बहन को लेकर वहां से निकल गया। बले के पास से गुजरते समय उसके कदम एक पल के लिए भी नहीं रुके और न ही उसने नजरें मिलाई। लेकिन ठीक उसी क्षण जब वे एक दूसरे के पास से गुजरे, शे चिंगाहो की ओर से एक बेहद बारीक और छिपी हुई स्पिरिचुअल पावर की लहर बैले के शरीर को टटोलने के लिए निकली। बैले सब समझ गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने दोनों को जाते हुए देखा। कियान रेनशियो उसे टटोलने की कोशिश कर रही थी, पर उसके लिए यह सब बच्चों का खेल था। टाइम स्टॉप की ताकत जिसके हाथ में हो, उसके सामने कोई भी जांच पड़ताल बेअसर ही साबित होती है। श्रीमान बे चलिए, तांग युएहुआ ने हाथ से इशारा किया और उसे टी रूम की तरफ ले चली। टी रूम का इंतजाम बहुत ही शांत और सुंदर था। खिड़की के पास एक छोटी मेज पर नीले चीनी मिट्टी के धूपदान से हल्की हल्की धुएं की लकीरें उठ रही थीं, जिसकी महक मन को शांति दे रही थी। श्रीमान बै इतनी कम उम्र में ही सोल किंग के स्तर पर पहुंच गए हैं, यह वाकई काफी दुर्लभ है। तांग युएहुआ ने अपनी नजरें उठाकर बैले को देखा। उसकी आंखों में एक कोमल और गहरी जिज्ञासा थी। वैसे आज आपका यहां आना किस सिलसिले में हुआ? बैले ने चाय का प्याला थमा। उसने चाय का रंग देखा, उसकी खुशबू ली और फिर पहला घूंट लिया। उसका हर एक अंदाज जो इतना सटीक और प्राकृतिक था कि तांग युएहुआ एक बार फिर दंग रह गई। ये कोई दिखावा या तुरंत सीखा हुआ नाटक नहीं था। ये वही इंसान दिखा सकता था जो चाय की इस कला में गहरा उतर चुका हो। सच तो ये है, मेरा यहां आने का एक खास मकसद भी है। बाइले ने चाय का प्याला नीचे रखा और बेहद शांत नजरों से देखते हुए कहा, 3 महीने बाद मेरी शिष्या को सोल मास्टर्स की दुनिया से हटकर जीवन के दूसरे संस्कारों और तौर तरीकों को सीखना शुरू करना होगा। मैंने सुना है कि युए शुआन त्यांडो शहर में शिष्टाचार का सबसे बेहतरीन केंद्र है, इसलिए मैं यह जानने आया था कि क्या उसे कुछ समय के लिए यहां पढ़ने भेजा जा सकता है। क्या मैं जान सकती हूं कि श्रीमान बै की शिया कौन है? उसका नाम जू जूकिंग है। उसकी सोल हेलकेट है। अभी उसकी उम्र 12 साल है और वह 30वें लेवल की एगिलिटी अटैक टाइप कॉम्बैट सोल मास्टर है। बैले ने बिना कुछ छिपाए साफ साफ बताया। उसमें काबिलियत अच्छी है और उसका इरादा बहुत पक्का है, लेकिन बचपन से उसे जैसा माहौल मिला उसकी वजह से उसके ढाल ढाल तौर तरीकों और मन की शांति में थोड़ी कमी रह गई है। अगर भविष्य में उसे और ऊंचे मुकाम तक पहुंचना है तो शरीर के साथ साथ मन का संवरना भी उतना ही जरूरी है। तांग युएहुआ चुपचाप सुनती रही। उसकी उंगलियां चाय के प्याले के किनारे को सहला रही थीं। हालांकि युएशुआन बाहर से शिष्टाचार और कला का केंद्र दिखता है, लेकिन इसका असली मकसद मन की शांति और संतुलन साधना ही है। संगीत की धुनें इंसान के मन और भावनाओं को शांत करती हैं और चाय की कला मन को शांत करती है और शिष्टाचार इंसान के चरित्र व व्यक्तित्व को निखारता है। अगर श्रीमान बै को युएशुआन की पढ़ाई व्यर्थ न लगती हो तो आपकी शिष्या जब चाहे आ सकती है। वह थोड़ा रुकी और उसकी आंखों में एक गहरा भाव आ गया। लेकिन युएशुआन के नियम और अनुशासन बहुत सख्त हैं। यहाँ भले ही रईसों के बच्चे आते हों, पर सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। आपकी शिष्या को कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना होगा। यही तो मैं चाहता हूं। बाइले हल्का सा मुस्कुराया। अगर वो मेहनत से डरती तो मेरी शिष्या बनने के लायक ही नहीं होती। इसके बाद दोनों के बीच संगीत की धुनों, चाय की कला और यहां तक कि सोल मास्टर्स के मन के संतुलन को लेकर थोड़ी देर बातचीत होती रही। तांग युएहुआ ये देखकर हैरान रह गई कि कला और संस्कारों के मामले में इस युवा सोल मास्टर की समझ कितनी अनोखी और गहरी थी। उसकी कई बातें तांग युएहुआ के अपने सालों के तजुर्बे से बिल्कुल मेल खाती थीं और कुछ बातों में तो उसने बेहद कमाल की बारीकियां भी जोड़ी थीं। श्रीमान बै का हुनर किसी साधारण अकादमी में पढ़ाने तक सीमित रहे, ये तो बड़े अफसोस की बात है। विदा लेते समय तांग युएहुआ ने दिल से कहा, हर इंसान की अपनी जगह तय होती है। बैले ने उठकर अभिवादन किया। आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 3 महीने बाद मैं अपनी शिष्या को लेकर आपके द्वार पर फिर आऊंगा। युएशुआन हमेशा आपका इंतजार करेगा। युएशुआन से निकलते निकलते सुबह के 11 बज चुके थे। बैले सीधे लानबा अकादमी की तरफ लौट पड़ा। दोपहर 1:40 बजे लियू एयरलॉन्ग के दफ्तर में फ्लैंडर, यू शियाओगांग और लियू एयरलॉन्ग काफी देर से उसका इंतजार कर रहे थे। बैले को अंदर आते देख फ्लैंडर तुरंत खड़ा हो गया। आ गए टीचर भाई, आइए बैठिए, बस आपका ही इंतजार था। लियू एयरलॉन्ग ने उसकी तरफ देखकर सिर हिलाया और उसकी नजर बाइले के चेहरे पर पल भर के लिए टिकी। यू शियाओगांग के चेहरे पर वही गंभीर भाव कायम था। उन्होंने हल्का सा सिर झुकाकर अभिवादन किया। बैले के बैठते ही फ्लैंडर ने खुद आगे बढ़कर उसके लिए चाय डाली। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद वह सीधे मुद्दे पर आ गया।
टीचर भाई, सुबह आपने जिक्र किया था कि आपने जू जुकिंग के लिए एक विस्तृत ट्रेनिंग प्लान बनाया है। हम सभी इसमें काफी दिलचस्पी रखते हैं। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या इस बारे में थोड़ा खुलकर बता सकते हैं? जाहिर है, अगर इसमें कोई ऐसा सीक्रेट या खास नुस्खा है जिसे बताना सही ना हो, तो हम बिल्कुल भी जिद नहीं करेंगे। लियू एयरलॉन्ग और यू शियाओगांग दोनों ने एक साथ बैले की ओर देखा। बैले ने चाय की एक घूंट ली और झू झूकिंग के लिए बनाए गए पूरे ट्रेनिंग प्लान का मोटा मोटा ब्यौरा दे दिया। 100 किलो के भारी वजन के साथ बुनियादी अभ्यास से लेकर बर्फ और आग के दबाव के बीच खुद को ढालने की कड़ी साधना और उसके बाद होने वाली फुर्ती और दांव पेच की ट्रेनिंग तक, फ्लैंडर ने अपनी आंखें फाड़कर देखा। 200 जिन का वजन। जब मैंने मोबाइल और बाकी बच्चों को वजन के साथ ट्रेनिंग दी थी, तब वे ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 किलो के पत्थर ही पीठ पर उठाते थे। यू शियाओगांग ने भी गंभीर आवाज में कहा, फ्लैंडर की बात में दम है। हद से ज्यादा भारी वजन मांसपेशियों और हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे अंदरूनी चोटें रह सकती हैं जो भविष्य की ग्रोथ को रोक देंगी। झू झूकिंग की हेलकैट। हेलकैट सोल का असली दम उसकी स्पीड और फुर्ती में है। केवल ताकत और वजन के पीछे भागने से तो बात उल्टी पड़ जाएगी। हालांकि लियू एयरलॉन्ग कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में भी साफ शक दिखाई दे रहा था। बैले के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले। दोनों की बात पूरी होने के बाद वह धीरे से बोला, प्रिंसिपल, फ्लैंडर और मास्टर, आप दोनों की चिंता मैं अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन मेरी ट्रेनिंग का तरीका आम वजन उठाने की कसरत से एकदम अलग है। उसने चाय का प्याला नीचे रखा और तीनों पर अपनी नजरें घुमाई। सबसे पहली बात, मेरी वजन वाली ट्रेनिंग खास तौर पर तैयार किए गए मेडिसिनल बाथ के साथ जुड़ी हुई है। ट्रेनिंग के दौरान और बाद में यह जड़ी बूटियों का असर नसों और मांसपेशियों को पोषण देता है और किसी भी तरह के नुकसान को रोकता है। दूसरी बात, पूरी ट्रेनिंग के दौरान मैं खुद झू झुकिंग के शरीर की एक एक स्थिति पर नजर रखता हूं। जैसे ही उसकी शारीरिक क्षमता अपनी सीमा तक पहुंचती है, मैं तुरंत ट्रेनिंग में बदलाव कर देता हूं। और तीसरी बात, हर रात का मेडिसिनल बाथ शरीर के बारीक से बारीक खिंचाव को ठीक करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और थकावट को मिटा देता है। थोड़ा रुककर उसने अपनी बात जारी रखी। रहा सवाल मास्टर की उल्टी बात होने की चिंता का, तो यह सच है कि एगिलिटी अटैक टाइप के सोल मास्टर्स स्पीड और फुर्ती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर उस स्पीड के पीछे पर्याप्त ताकत का सहारा ना हो तो स्पीड एक हद पर जाकर रुक जाती है। जूकिंग की सोल का पोटेंशियल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। मुझे उसे अपनी ही उम्र के दूसरे योद्धाओं से कहीं ज्यादा मजबूत शरीर देना होगा, ताकि भविष्य में वह और ऊंचे लेवल की तकनीकें और फाइटिंग स्टाइल संभाल सके। यह बात इतने सलीके और तर्क के साथ कही गई थी कि उसकी बात पूरी तरह से साफ और स्पष्ट थी, जिसमें सैद्धांतिक आधार भी था और ठोस उपाय भी। सुनकर फ्लैंडर बार बार सहमति में सिर हिलाने लगा। यू शियाओगांग की भौहें हालांकि पूरी तरह से सीधी नहीं हुई थीं, लेकिन उनकी आंखों में छिपा शक अब बहुत कम हो चुका था। उनके मन में यह साफ हो गया था कि अगर सचमुच ऐसी कोई खास मेडिसिनल बात की रेसिपी मौजूद है, तो शुरुआत में एक 100 किलो के वजन के साथ ट्रेनिंग कराना वाकई में मुमकिन और सही है। जब टीचर बाई ने हर पहलू पर इतना गहरा सोच विचार कर ही लिया है, तो अब हमें ज्यादा टोकने की जरूरत नहीं है, फ्लैंडर ने मुस्कुराते हुए कहा। बस झू झुकिंग को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमारी अकादमी उसका पूरा साथ देगी। यू शियाओगांग ने थोड़ा विचार किया और बोले, टीचर बाई का सिद्धांत वाकई अनोखा और कारगर लगता है। झुकिंग ने जब आपको अपना उस्ताद मान ही लिया है, तो ट्रेनिंग आपके ही तरीके से होने दीजिए। बस गुजारिश है कि समय समय पर उसकी प्रगति की जानकारी देते रहें, ताकि कोई अनहोनी होने पर हम भी तुरंत मदद के लिए आगे आ सकें। जाहिर है, यह तो बिल्कुल होगा, बाइले ने जवाब दिया। सबने आपस में ट्रेनिंग के कुछ और अनुभवों पर थोड़ी बातचीत की और देखते ही देखते दोपहर के 3 बजने को आए। बैले उठकर जाने लगा तो फ्लैंडर तुरंत उसे बाहर तक छोड़ने आ गया और उसने समझदारी दिखाते हुए यू शियाओगांग और लियू एयरलॉन्ग को अकेले में बात करने का मौका दे दिया। दफ्तर का लकड़ी का दरवाजा धीरे से बंद हो गया और कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। यू शियाओगांग खिड़की के पास खड़े थे। उनकी पीठ लियू एयरलॉन्ग की तरफ थी। उनकी पीठ का ढांचा बहुत सख्त और अकेला सा दिख रहा था। लियू एयरलॉन्ग अपनी दफ्तरी कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसकी नजरें उनकी पीठ पर टिकी थीं। उसकी आंखों में मिला जुला भाव था, उसमें परवाह थी, गहरा प्यार था और कल हुई उस अजीबोगरीब घटना की बची कुची घबराहट भी थी। दोनों में से किसी ने भी पहले मुंह नहीं खोला। खिड़की से आती धूप ने फर्श पर एक लंबी तिरछी परछाई बना दी थी और हवा में तैरते बारीक धूल के कण रोशनी में धीरे धीरे तैर रहे थे। गलियारे के मोड़ पर बैले ने फ्लैंडर से विदा ली। जैसे ही गलियारा पूरी तरह खाली हुआ, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी टाइम स्टॉप क्षमता को एक्टिवेट कर दिया। पलक झपकते ही पूरी दुनिया एक ठहरे हुए सन्नाटे में जम गई। पेड़ के पत्ते हवा में रुक गए, छात्रों का शोर शराबा अचानक थम गया और यहां तक कि हवा में तैरते धूल के कण भी किसी अजीब से पैटर्न में वहीं के वहीं जम गए। बैले मुड़ा और उसने लियू एयरलॉन्ग के दफ्तर का वह लकड़ी का दरवाजा फिर से धकेल कर खोला, जो अभी तक अंदर से लॉक नहीं हुआ था। कमरे के अंदर भी समय पूरी तरह बर्फ की तरह जम चुका था। लियू एयरलॉन्ग एक हाथ गाल पर रखे खिड़की के पास खड़े यू शियाओगांग को एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में वह गहरा प्यार, प्यार के साथ घुली कड़वाहट और परवाह के पीछे छुपा हुआ डर। हर एक भाव समय के इस कोने में हमेशा हमेशा के लिए थम चुका था। उसने आज गहरे बैंगनी रंग के कपड़े पहने थे, जिससे उसकी रोजाना वाली तीखी ऊर्जा थोड़ी कम लग रही थी और उसकी जगह एक औरतों वाली कोमलता झलक रही थी। दूसरी तरफ यू शियाओगांग दरवाजे की तरफ पीठ किए खड़े थे। उनकी मुट्ठी बाजू में हल्की सी मिची हुई थी। वह मुड़ना चाहते थे, सालों से दिल में दबाकर रखी बातों को बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन उनके अंदर गहराई तक जमी कायरता और मन की झिझक ने उन्हें अपनी जगह पर कसकर जकड़ रखा था। दोनों के बीच बस कुछ ही मीटर की दूरी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उनके बीच कोई कभी ना पार होने वाली गहरी खाई हो। बैले धीरे धीरे चलकर लियू एयरलॉन्ग के सामने आया। उसने झुककर समय में थमी हुई इस सूरत को ध्यान से देखा और फिर उसके पीछे चला गया।
उसकी उंगलियों ने लियू एरलॉन्ग के मुलायम लंबे बालों को हल्के से छुआ और फिर उसके दोनों हाथ धीरे से उसके कांधों पर आ टिके। इस 78वें स्तर की पावर अटैक टाइप सोल सेंट की देह में धमाके जैसी ताकत छुपी हुई थी, लेकिन इस वक्त वह बिना किसी बचाव के पूरी तरह से बेबस थी। बैले थोड़ा झुका और उसके कान के पास मुंह लाकर किसी प्रेमी की फुसफुसाहट की तरह बेहद धीमी आवाज में बोला। हालांकि थमे हुए समय में आवाज का गूंजना नामुमकिन था। कितनी दया आती है तुम पर। तुम दोनों इतने पास हो, फिर भी किसी में भी वो एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं है। तुम्हें तो आजाद उड़ने वाली आग की लपट होना चाहिए था, पर तुमने इस कायर इंसान के लिए अपने पंख खुद ही बांध लिए। बैले की आंखों में एक अजीब सा मिला जुला भाव चमका। उसने बहुत ही सधे हुए अंदाज में लियू एरलॉन्ग को नीचे से अपनी बांहों में उठा लिया, जिससे उसकी पीठ उसके सीने से टिक गई। इसके तुरंत बाद उसकी आंखों की पुतलियों की गहराई में टाइम स्टॉप शक्ति की बारीक लकीरें बहने लगीं। उसने अपनी शक्ति के नियमों में बहुत ही बारीक बदलाव किया। लियू एरलॉन्ग की चेतना, देखने और सुनने की क्षमता, बोलने की शक्ति और शरीर की हर एक संवेदना को एक एक करके आजाद कर दिया गया। बस उसके पूरे शरीर का कंट्रोल अब भी थमे हुए समय के शिकंजे में कसकर जकड़ा हुआ था। जैसे ही होश और संवेदनाएं वापस लौटी, लियू एरलॉन्ग का दिल मानो धड़कना भूल गया। उसने महसूस किया कि वह किसी की बांहों में लेटी हुई है, और जिस चीज ने उसका खून पूरी तरह जमा दिया वह यह थी कि उसके ठीक सामने यू शियाओगांग की पीठ किसी मूर्ति की तरह थमी हुई थी। यहां तक कि उनके कपड़ों की एक शिकन भी हिल नहीं रही थी। फिर से वही हुआ, फिर से वही खौफनाक और अजीब हालत। गुस्सा किसी ज्वालामुखी के लावे की तरह उसके दिल की गहराइयों से उमड़ पड़ा और पल भर में उसने सारे डर को जलाकर राख कर दिया। तुम कौन हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लियो एरलॉन्ग की आवाज उसकी चेतना के अंदर एक तीखी छुरी की तरह गूंजी, जो एक खामोश चीख बनकर रह गई थी। उसने अपनी पूरी ताकत से, वह अपनी पूरी जान लगाकर छटपटाना चाहती थी, अपनी सोल पावर को जगाना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर मानो शीशे से भर दिया गया हो, यहां तक कि वह अपनी पलकें भी नहीं झपका सकती थी। ठीक उसी समय एक जानबूझकर धीमी की गई, बेहद गहरी और नशीली फुसफुसाहट गूंजी। एरलॉन्ग, मैं फिर आ गया। यह वही है, वही कल वाला नीच इंसान। तुम नीच, कमीने, बेशर्म इंसान, मुझे छोड़ो, अभी के अभी मुझे छोड़ो, वरना जैसे ही मैं इस शिकंजे से निकली तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में काट डालूंगी और तुम्हारी राख हवा में उड़ा दूंगी। लियू एरलॉन्ग की गालियां किसी तूफान की तरह उमड़ रही थीं। वह एक तक यू शियाओगांग की पीठ को घूरती रही। बेबसी का एक विशाल बोझ किसी जहरीले सांप की तरह उसके दिल को डस रहा था। उसका प्यार उससे बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था, पर वह उसकी इस हालत से पूरी तरह अनजान था। तुम्हें छोड़ना तो मुमकिन नहीं है, बाइले ने बहुत ही प्यार और नरमी दिखाते हुए कहा। आखिर आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लियू एरलॉन्ग की आवाज रुंध गई थी और वह रोने रोने को हो आई थी। जाहिर है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं एरलॉन्ग। न जाने कितना समय बीत गया। टाइम स्टॉप के इस थमे हुए लम्हे में वैसे भी समय का कोई मतलब नहीं रह गया था। अच्छे से आराम करो। बैले मंद मंद मुस्कुराया। हम फिर मिलेंगे। इसके बाद बैले खड़ा हुआ और उसने हाथ बढ़ाकर मेज को हल्के से छुआ। फिर लियू एरलॉन्ग की देखने, सुनने और बोलने की सारी शक्तियां एक बार फिर से छिन गईं। अब सिर्फ उसकी अकेली चेतना ही उस अनंत अंधेरे और खामोशी में तैर रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि सामने वाला इंसान उठकर चला गया है। वह दफ्तर के दरवाजे के धीरे से खुलने और बंद होने के हल्के से कंपन को भी महसूस कर सकती थी। टाइम स्टॉप हट गया। लियू एरलॉन्ग ने झटके से अपनी पलकें झपकाईं। अचानक आई तेज धूप से उसकी आंखें चुभने लगीं। वह अब भी अपने चेहरे को हाथ से टिकाए उसी पोज में बैठी थी, मानो बस कुछ देर के लिए सोच में डूब गई हो। खिड़की के पास यू शियाओगांग धीरे से मुड़े। उनके चेहरे पर हिचकिचाहट और खिंचाव था और उनके होंठ हिल रहे थे, मानो वे कुछ कहना चाहते हों। लियू एरलॉन्ग एक तक उन्हें देखती रह गई। पल भर के लिए वह बुरी तरह उलझ गई। अभी अभी बीता वह लंबा और अपमानजनक पल असली दुनिया के वक्त में शायद एक सेकंड से भी कम में बीत गया था, पर उसकी चेतना के दिमाग में वह याद दिल को चीर देने की हद तक साफ थी। एरलॉन्ग, यू शियाओगांग के मुंह से आखिरकार आवाज निकली, जो बहुत सुखी और रूखी थी। लियू एरलॉन्ग ने अपना मुंह खोला, पर उसे महसूस हुआ कि उसका गला बुरी तरह सूख चुका है और आवाज बाहर नहीं निकल पा रही है। उसने अनजाने में ही अपना हाथ ऊपर उठाया और छू कर देखा। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। तुम्हारा चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। यू शियाओगांग ने भौहें सिकोड़ी और उसकी तरफ 2 कदम आगे बढ़ाए। क्या बहुत ज्यादा थक गई हो? उनकी परवाह हमेशा की तरह संभली हुई और नापी तुली थी, पर इसने लियू एरलॉन्ग के दिल में एक कसक पैदा कर दी। उसने सामने खड़े उस आदमी को देखा जिससे उसने अपनी आधी जिंदगी चाहा था, और बेहद रुंधे हुए गले से बोली, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सिर घूम रहा है। उसने मेज का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश की, पर उसकी टांगें ढीली पड़ गईं और वह गिरते गिरते बची। यू शियाओगांग ने अनजाने में ही हाथ बढ़ाकर उसे थामना चाहा, पर उसने खुद को पीछे हटा लिया। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूं, लियू एरलॉन्ग ने धीमी आवाज में कहा और अपनी नजरें उनकी आंखों से हटा लीं। शियाओगांग, तुम अभी चले जाओ। यू शियाओगांग की आंखों में चोट पहुंचने का भाव चमका, पर जल्द ही उसकी जगह वहीं पुरानी खामोशी आ गई। उन्होंने सिर हिलाया, बिना कुछ और कहे मुड़े और दफ्तर से बाहर निकल गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लियू एरलॉन्ग पूरी तरह टूटकर कुर्सी पर ढह गई। उसने धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को सीने से समेट लिया। उसकी उंगलियां बाजू की त्वचा में गहराई तक धंस गईं, पर उसे दर्द का जरा भी एहसास नहीं हुआ। उसका शरीर अब भी हल्का हल्का कांप रहा था। आंसू बिना किसी चेतावनी के बह निकले। यह किसी दुख का रोना नहीं था, न ही गुस्से का। यह एक गहरी टूटन थी जिसमें अपमान, डर और खुद से नफरत का मिला जुला भाव भरा था। वह लियू एरलॉन्ग,
78वें स्तर की पावर अटैक टाइप सोल सेंट, लानबा अकादमी की प्रिंसिपल और सोल वर्ल्ड को अपनी धाक से खपा देने वाली किलिंग कॉर्नर आज एक रहस्यमयी इंसान के हाथों में कठपुतली बनकर रह गई थी, जो जब चाहे उसके साथ खिलवाड़ कर सकता था और वह उसका विरोध तक नहीं कर सकती थी। कमीने, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लियो एरलॉन्ग का गला फटने लगा। उसकी आवाज बेबसी और जमीन में गाड़ देने वाली टीस से भरी थी। उसने अपने मन को शांत करने के लिए हमेशा की तरह अपनी सोल पावर को शरीर में घुमाया, फिर दफ्तर के पीछे बने रेस्ट रूम में चली गई ताकि नहाने के लिए पानी भर सके। बाटब के पानी में डूबकर वह अनजाने में ही उस इंसान की आवाज को याद करने लगी। सामने वाले ने जानबूझकर अपनी असली आवाज बदली थी, जिसका मतलब था कि वह कोई ऐसा इंसान है जिसे वह अच्छी तरह जानती है। फ्लैंडर? नहीं, यह मुमकिन नहीं। अकादमी के बाकी सोल एम्परर लेवल के टीचर्स? मैं उन सबको अच्छे से जानती हूं, वे भी नहीं हो सकते। तो फिर सबसे बड़ी गुंजाइश? ठीक इसी समय युशियाओ गांग दफ्तर की इमारत से बाहर आ चुके थे, पर वे तुरंत वहां से नहीं गए। वे नीचे दूर खड़े होकर ऊपर लियो एयरलॉन्ग के दफ्तर की खिड़की को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर उलझन और गंभीरता बढ़ती जा रही थी। हमेशा की तरह भले ही युशियाओ गांग खामोश रहते हों, पर वे बेवकूफ बिल्कुल नहीं थे। वे लियो एयरलॉन्ग के बर्ताव में आई गड़बड़ी को अच्छी तरह भांप सकते थे। लेकिन उस जरा से वक्त के अंदर जाहिर था कि यह मुमकिन नहीं था कि कुछ भी घटित हुआ हो। उसके पास केवल शक था, पर कोई सबूत नहीं था। छोड़ो, एयरलॉन्ग जब खुद ही नहीं बताना चाहती तो यकीनन उसकी कोई मजबूरी होगी। मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। युशियाओ गांग ने अपना सिर हिलाया और मुड़कर अपने शिष्य तांग सांड को ढूंढने चला गया। बाइले के साथ हुई बातचीत से उसे भी समझ आ गया था कि शरीर को ताकतवर बनाने के लिए भारी वजन उठाने की कसरत कितनी फायदेमंद है। वह कभी नहीं चाहता था कि एक एगिलिटी अटैक टाइप की शिष्या जू जूकिंग उसके अपने होनहार शिष्य से आगे निकल जाए। इसलिए उसने फैसला किया कि वह तांग सांड से भी छुपकर और कड़ा अभ्यास करवाएगा, ताकि उसके पास भी जबरदस्त शारीरिक ताकत हो। दूसरी तरफ बाइले मस्ती में झूमता हुआ वहां से निकल आया। जब वह अपने निवास पर पहुंचा तब दोपहर के 3:20 बज रहे थे। अपनी शिष्या झुझुकिंग को आमने सामने के व्यावहारिक मुकाबले देने के लिए यह बिल्कुल सही समय था। अभी उसने अहाते का दरवाजा पार भी नहीं किया था कि अंदर से बहस की तेज आवाजें सुनाई देने लगीं। झुकिंग, तुम यहां नहीं रह सकती, तुरंत वापस लड़कियों के हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ। दई मुबाई का दबा हुआ गुस्सा दीवार के पार भी साफ सुना जा सकता था। मेरी जिंदगी में तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। झुझुकिंग की आवाज ठंडी पर चट्टान जैसी पक्की थी। बैले के कदम पल भर के लिए रुके, फिर वह चेहरे पर सामान्य भाव लाते हुए दरवाजा धकेलकर अंदर आ गया। अहाते में दोनों के बीच माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था। दई मुबाई के सुनहरे लंबे बाल हवा में फड़क रहे थे। वह अपनी छाती पर बाहें लपेटे भौहें स्कोड़े खड़ा था। उसकी दोरंगी आंखों में गुस्सा भरा था और उसके 38वें लेवल के सोल एल्डर का दबदबा साफ झलक रहा था। झू झूकिंग काले रंग के कसरत वाले कपड़ों में अहाते के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी पीठ बांस की तरह सीधी थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस उसकी आंखों की गहराई में थोड़ी सी चिढ़ छिपी थी। जाहिर था कि जू झूकिंग का अपने उस्ताद के पास शिफ्ट होने का समाचार पूरे कैंपस में फैल चुका था और स्टार लू एम्पायर का यह राजकुमार, जो कागजों पर उसका मंगेतर था, आखिरकार अपना आपा खो बैठा था। मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। दई मुबाई की आवाज ऊंची हो गई। तुम्हारा किसी और मर्द के साथ इस तरह रहना कैसा लगेगा? अगर यह बात बाहर फैली तो हम दोनों के घर वालों की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। झू झूकिंग के होठों के कोने पर एक बेहद हल्की तंजिया मुस्कान आ गई। मंगेतर, तो क्या हुआ? उसने दई मुबाई की आंखों में आंखें डालकर तीखे लहजे में कहा। मैं यहां अपनी साधना करने और ताकतवर बनने आई हूं, किसी और बेवकूफी के लिए नहीं। अगर तुम्हारे पास यहां आकर भाषण देने का इतना समय है तो बेहतर होगा कि तुम जाकर कुछ घंटे साधना कर लो, वरना जब मैं भविष्य में तुमसे आगे निकल जाऊंगी तब शायद तुम्हारी बची कुची इज्जत भी नहीं बचेगी। मुझसे आगे निकलोगी? दई मुबाई ने मानो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। वह जोर से हंस पड़ा। तुम जैसी लड़की, मेरी सोल पावर तुमसे पूरे 8 लेवल आगे है और पावर अटैक टाइप तो कुदरती तौर पर एगिलिटी अटैक टाइप पर भारी पड़ता है। तुम अगले जन्म में भी मुझसे नहीं जीत सकती। इस बात में सीधा सीधा अपमान भरा था। झू झूकिंग का चेहरा और भी ठंडा पड़ गया। वह जवाब देने ही वाली थी कि अहाते के दरवाजे से एक शांत आवाज गूंजी। 6 महीने के अंदर झू झूकिंग की ताकत तुमसे आगे निकल जाएगी। झू झूकिंग ने झटके से सिर घुमाया। बैले को अंदर आते देख उसके ठंडे चेहरे पर अचानक खुशी खिल उठी। उस्ताद! वह तेज कदमों से आगे बढ़ी। बैले ने बड़े स्वाभाविक अंदाज में हाथ उठाकर उसका सिर थपथपाया। उस्ताद का यह दुलार भरा अंदाज झू झूकिंग के लिए बहुत खास था। वह पीछे नहीं हटी, बल्कि किसी दुलारे गए बिल्ली के बच्चे की तरह अनजाने में अपनी आंखें हल्की सी मूने लगी। यह नजारा दई मुबाई की आंखों में आग में घी की तरह काम कर गया। उसकी मुट्ठियां इतनी भींच गईं कि उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। उसने दांत पीसते हुए कहा, टीचर भाई, आप कह रहे हैं कि झू झूकिंग 6 महीने में मुझसे आगे निकल जाएगी? यह नामुमकिन है। तुम्हारे लिए जो नामुमकिन है, मेरे लिए वह बेहद आसान है। बैले की आवाज में अटूट भरोसा था। साधारण साधना के रास्ते से तो यकीनन यह नहीं हो सकता, पर झू झूकिंग अब उस आम रास्ते पर नहीं चल रही है। उसकी काबिलियत तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। दई मुबाई ने उन दोनों के बीच की खामोश समझदारी को देखा और कड़वाहट से बोला, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद आपसे माफी मांगूंगा, लेकिन अगर वह हार गई। दई मुबाई ने झू झूकिंग की तरफ हरमान मुड़कर सख्त लहजे में कहा, तो तुम्हें वापस लड़कियों के हॉस्टल में शिफ्ट होना पड़ेगा और टीचर बै से अकेले में मिलना जुलना बंद करना होगा। झू झूकिंग की भौहें तन गईं। वह इनकार करने ही वाली थी कि बैले उससे पहले बोल पड़ा।
मंजूर है, लेकिन इस शर्त में थोड़ा सा इनाम और जोड़ना होगा। अगर झुकिंग जीत गई तो तुम्हारी शर्त के अलावा तुम्हें बिना किसी सवाल के उसकी कोई भी एक बात माननी होगी। दई मुबाई की पुतलियां सिकुड़ गईं। फिर उसने दांत भींच कर कहा, ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो न सिर्फ झुकिंग को वापस जाना होगा, बल्कि टीचर बे आपको भी लानबा अकादमी छोड़कर जाना पड़ेगा। यही उसका असली मकसद था। वह बेले जैसे अनजाने इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जो झू झुकिंग को उसके प्रभाव से दूर कर रहा था। बैले ये सुनकर धीरे से हंस दिया। उस हंसी ने न जाने क्यों दई मुबाई के दिल में एक अजीब सी घबराहट भर दी। ठीक है, अगर झुकिंग हार गई तो मैं तुरंत टीचर का पद छोड़कर लानबा अकादमी से चला जाऊंगा। उस्ताद! झू झुकिंग ने घबराकर बैले की आस्तीन पकड़ ली। उसकी आंखों में गहरी चिंता तैर रही थी। बैले ने उसकी तरफ देखकर अपना सिर हिलाया और इशारा किया कि घबराने की जरूरत नहीं है। दई मुबाई ने जब देखा कि उसने इतनी आसानी से शर्त मान ली है, तो उसके मन में हल्की सी घबराहट तो हुई, पर जीत का यकीन ज्यादा था। 6 महीने में 8 लेवल का फासला पार करना, और वह भी अपने से ताकतवर पावर अटैक टाइप योद्धा को हराना, यह तो पूरी तरह से एक मजाक था। फिर यही तय रहा, 6 महीने बाद रिंग में मिलते हैं। उसने झू झुकिंग को एक आखिरी गहरी और उलझी हुई नजर से देखा, फिर मुड़कर लंबे लंबे कदमों से बाहर निकल गया। उसके पीछे अहाते का दरवाजा जोर से बंद हुआ और चारों तरफ फिर से शांति छा गई। उस्ताद, आपको मेरे लिए यह शर्त नहीं लगानी चाहिए थी।